बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका वीकेंड जनाब बहुत अच्छा गुजरा होगा और नए जनाब हफ्ते का आगाज़ है और नए जज्बे के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक और मेरा साथ देंगी नाज़रीन, मैं हूँ वाहम ज़ाहिर एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और जी दुआ करते हैं कि जी सूरज की जो पहली किरण है आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खोले और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आपके हफ्ते का आगाज़ बहुत ज़बरदस्त हो चुका होगा, उम्मीद करते हैं, और पूरा हफ्ता बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त गुजरे। मौसम की बात करें तो कराची वालों के लिए जी खुशखबरी है, तो मैंने सोचा सुनाई दें। थोड़ी सी बारिश की नवीद सुनाई जा रही है, लेकिन महकमे मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ़ानी तोदे गिरने के ख़तरात जो हैं वो मौजूद हैं, तो वहाँ पे एहतियात करनी है। सयाहों को चाहिए कि एहतियात से सफ़र करें, प्लान करके सफ़र करें। और आज के प्रोग्राम में क्या होगा ये भी बताते चलें कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, सितारों का हाल जानेंगे। और सर्दियों में हम देख रहे हैं हीटर का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो वो कितना ख़तरनाक होता है ये भी बताएंगे। और हार्ट अटैक का सर्दियों से क्या लिंक है, और इसके साथ साथ क्या एक लाइक करने से आपका अमरीकी वीज़ा मनसूख हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे, ख़तरा मौजूद है। और इसके साथ साथ नाज़रीन अपने प्रोग्राम में आपको मिलवाएंगे उभरते हुए गुलकार अयान अजीम से, जो कि बहुत ही छाए हुए हैं, बड़े अच्छे सिंगर बन के उभरे हैं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं उज़ैर। और मौसम के हवाले से आपको बता देते हैं कि जनाब मुल्क भर में मौसम तब्दील हो रहा है। महकमे मौसमियात ने खबरदार की है कि मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला आज से मुल्क में दाखिल हो रहा है। इस सिस्टम के तहत न सिर्फ मैदानी इलाकों में बारिश बल्कि पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा है। ख़ास तौर पर बलाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मकीनों और सयाहों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत बरकरार है, जबकि कराची वाले भी तैयारी पकड़ लें क्योंकि शहर कायद में मौसम सरमा की पहली बारिश दस्तक देने वाली। और मुख्तलिफ शहरों में नाज़रीन मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, तो जानते हैं। इस्लामाबाद से फ़खर इमाम हमारे साथ होंगे और लाहौर से उसामा जुनेद हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं, सैयद फ़खर इमाम से पूछते हैं, बताइएगा इस्लामाबाद का कैसा मौसम है, धुंध कैसी है और क्या इम्कानात बताए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, जहाँ पर आज सुबह सवेरे ही जो मौसम है वो काफ़ी सर्द है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मतला जो है वो अबर आलूद है। इसके साथ ही अगर मैं दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो शहर इक़्तिदार का जो दर्जा हरारत है इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि ये जो दर्जा हरारत है आज दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हवा में नमी का तनासब अगर इस वक्त मैं बात करता चलूँ तो हवा में नमी का तनासब इस वक्त 70% है, जबकि शहर में 5 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएँ भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से एक प्रेडिक्शन भी जारी की गई है बारिश के हवाले से। उनकी जानिब से बताया गया है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला आज शाम से मुल्क के बेशतर इलाकों में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर मुल्क के बेशतर इलाकों में जो बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। तमाम जो पहाड़ी इलाका जाते हैं जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाका जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर है, इसमें महकमा मौसमियात की जानिब से ख़ास तौर पर बताया गया है कि बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करता चलूँ तो इस्लामाबाद में जो बारिश का सिलसिला है वो महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक कल से शुरू होगा। ताहम जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो आज शाम से ही मुल्क में दाखिल हो जाएगा और बलूचिस्तान के जो अज़ला हैं उनमें बारिश का सिलसिला आज शाम से शुरू होगा। ताहम इस्लामाबाद और जो दीगर पहाड़ी इलाका जात में उनमें बारिशों का सिलसिला कल से शुरू होने का महकमा बिल्कुल बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू होगा। आप हमारे साथ ही रहिएगा। फ़खर, लाहौर का रुख कर लेते हैं, उसामा जुनेद से जानते हैं। उसामा, बताइएगा लाहौर के हवाले से भी बताया गया है, ये प्रेडिक्शन की गई है कि जनाब बारिश हो सकती है। बताइएगा कब से कब तक उम्मीद जाहिर की जा रही है कि जनाब तवक्को की जा रही है कि लाहौर में भी बादल बरसेंगे? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर धुंध की सूरत हाल तो बरकरार है ही, साथ ही साथ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से जैसा कि आपने कहा कि बारिश की पेशगोई भी आ चुकी है और बताया जा रहा है कि 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात जो है वो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पंजाब के अंदर दाखिल होगा, जो कि शदीद बारिशों का बायस बनेगा। और बताया जा रहा है कि 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जो है वो पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों के अंदर बेशतर इलाक़ के अंदर जो है वो कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू होगा, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कानात भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते का चूँकि आगाज़ है और इस आगाज़ का जो सिलसिला है, धुंध का जो सिलसिला है उसके अंदर भी इजाफे के इम्कान है। और बताया
बताया जा रहा है कि पंजाब की बेशतर जो मोटरवेज़ हैं और कौमी शाहराह है उसके ऊपर धुंध की पेश नज़र जो है वो हद निगाह भी मुतासर होती हुई दिखाई देगी। और अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी धुंध की जो सूरत हाल है वो शदीद है और हद निगाह शदीद तौर पर मुतासर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर बात कर ली जाए मोटरवेज़ की तो मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक जो है वो शदीद धुंध के बायस बंद किया गया है। मोटरवे M3 को फैज़पुर से दरखाना तक बंद किया गया है। मोटरवे M4 को पिंडी भटियाँ से खानेवाल तक धुंध के बायस बंद किया गया है महकमा मोटरवेज़ की जानिब से। और मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक भी जो है वो धुंध के बायस बंद कर दिया गया है। और महकमा मौसमियात का साथ ही साथ ये कहना है कि धुंध की सूरत हाल के अंदर मज़ीद इजाफे के इम्कान हैं, जिसके बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। धुंध का जो सिलसिला है वो बारिश के बायस जो है वो कहीं हद तक जो है वो उसके अंदर कमी वाक़ होगी। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश जो है वो अगर उसकी बात कर ली जाए तो लाहौर समेत जो मुज़फ़्फ़रात के इलाके हैं वहाँ पर हल्की बारिश की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। अलबत्ता जनूबी पंजाब के कई इलाकों के अंदर 1 जनवरी से 3 जनवरी के दरमियान जो है वो कहीं पर तेज़ और कहीं पर हल्की बारिश की पेशगोई भी की जा रही है। और बताया जा रहा है कि धुंध की सूरत हाल सिर्फ बारिश के बायस जो है वो उसके अंदर कमी वाक़ हो सकेगी। अलबत्ता सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफे के इम्कान जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए जा रहे हैं। और दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो आज शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है उस सुबह के वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था जो और है वो कम होने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर बारिश होती है साथ ही मौजूद रहेगा। उसामा फ़खर इमाम आपकी जानिब आएंगे, कहिएगा यहाँ क्या एडवाइजरी जारी की गई है, धुंध की क्या सूरत हाल है और मरी में इस वक्त क्या कंडीशन देख रहे हैं और बर्फबारी कहाँ कहाँ हुई है, ये भी डिटेल्स हमें बताएं। जी देखें, महकमा मौसमियात की जानिब से एक एडवाइज़री तो जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि 29 दिसंबर से जो मगरबी हवाओं का सिलसिला है वो मुल्क में दाखिल होगा, जिसके ज़ेर असर जो शुमाली इलाका जाते हैं वो ख़ास तौर पर मुतासर होंगे। जो मरी है उसमें बर्फ़बारी का, क्योंकि मरी में हमने देखा है, हमेशा से ही देखते आए कि बर्फ़बारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है दिसंबर आते ही। तमाम जो मरी की पहली बर्फ़बारी है उसे हम महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन के मुताबिक देख रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 दिन में मरी में ख़ास तौर पर बर्फ़बारी हो सकती है। इसके साथ साथ जो कश्मीर के जो पहाड़ी इलाके जाते हैं और गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ पर भी बर्फ़बारी का महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि बर्फ़बारी हो सकती है। इस दौरान खास तौर पर जो स्याह हैं उनके लिए हदायत जारी की गई है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहरों की हमने सूरत हाल जानी, जो ताज़ा तरीन इस वक्त सूरत हाल है वो हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर की है। और बर्फ़बारी के भी इम्कानात हैं और जहां बर्फ़बारी सयाहों के लिए खुशी का पैगाम लाई है, वहीं हम देख रहे हैं कि PDM में ने बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में आमदोरफ्त मुतासर होने का खदशा भी ज़ाहिर किया है। लाहौर और कराची में फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए अदाद-ओ-शुमार भी तशवीशनाक है, जहाँ स्मोक की शरह सेहत के लिए मुज़र करार दी जा रही है। इन तमाम मौसमी तब्दीलियों के ज़राअत पर क्या असरात होंगे और आम शहरियों को सफ़र के दौरान किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए, इस पर तफसील से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर इरफान विर्क साहब। इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, मगरबी हवाओं का ये नया सिलसिला कितना ताकतवर है और इसके असरात कब तक बरकरार रहेंगे? देखिए जी, आज शाम रात को ये बलूचिस्तान के रास्ते में से ये पाकिस्तान में दाखिल होगा। आज शाम रात से बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज़ हो जाएगा, जो कि 31 दिसंबर तक जो है ना वो कर सकता है बलूचिस्तान में। फिर उसके बाद ये जो है ना वो बलाई इलाकों में आ जाएगा। तो बलाई इलाकों में भी ये खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में भी बारिश करेगा, गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में, कश्मीर के इलाकों में, इसके अलावा बलाई पंजाब और इवन वस्ती पंजाब के इलाकों में भी जो है ना इसमें बारिश हो जाएगी। हम ये देख रहे हैं कि सिंध के इलाकों में भी 30 या 31 दिसंबर को जो है सिंध में भी कुछ इलाकों में जो है ना वो बारिश हो जाएगी। लेकिन इससे जो धुंध होगी वो वक्ती तौर पर धुंध का फर्क पड़ेगा। जब बारिश होगी या बादल आ जाएंगे उस वक्त धुंध में वक्ती तौर पर फर्क पड़ जाएगा, लेकिन धुंध जो है ना वो बरकरार रहेगी साथ साथ जी। सही, धुंध भी बरकरार रहेगी, वक्ती तौर पर जी कमी आ सकती है धुंध में। अच्छा, हम देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बर्फानी तोदे गिरने की वार्निंग दी गई है, तो इंतजामिया को किन इकदाम की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं और जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं ख़ास तौर पे, इसके अलावा कागान, नारान, नथिया गली के इलाके और मरी में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मरी गलियात में भी जो है ना वो बारिश भी हो जाएगी और बीच में जो है ना वो एक पीरियड जो है ना वो आपका स्नोफॉल का भी हो जाएगा। तो इसलिए हम यही कह रहे हैं कि ये जो सियाह हज़रात जो जाते हैं, या तो ये पहले जाके अपना जो है ना वो बंदोबस्त कर लें, या जो स्नोफॉल के दौरान में जो है ना अपनी नकलो हरकत
हरकत जो है ना वो महदूद रखें, और जो ख़ास तौर पे जो हाईवे के डिपार्टमेंट्स हैं या जो शाहरा के डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ जो है ना वो लिंक रहें और उनकी हदायत पे भी अमल करें। बिल्कुल ठीक है। इरफान साहब, कराची की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर 30 दिसंबर को होने वाली बारिश की शिद्दत क्या हो सकती है और ये हालिया सर्दी की लहर में किस कदर इजाफे का बाइस बनेगी? देखिए, ये जो कराची और सिंध के कुछ इलाकों में जो है ना वो हम देख रहे हैं, इसमें हल्की बारिश जो है ना वो हो जाएगी। हल्की बारिश के बायस जो है, बारिश के बाद हवा जब कोयटा की तरफ से चलेगी तो कराची में भी दर्जा हरारत जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा इस बारिश के बाद। तो बारिश जो है ना वो हल्की बारिश है मुख्तलिफ इलाकों में जी, सिंध के इलाकों में। सही। अच्छा इरफान साहब, बलूचिस्तान के किन अजला में शदीद बर्फबारी का इम्कान है और क्या रास्तों की बंदिश का कोई खदशा मौजूद है? देखिए, जो बलूचिस्तान के मगरबी इलाके हैं जिसमें कोयटा, योब, किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, इसके अलावा जो आपके दालबंदीन के इलाके होंगे, ग्वादर में भी जो है ना वो बारिश हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ज़ियारत के इलाकों में भी जो है ना वो बारिश भी होगी, और उन इलाकों में जो है ना वो बर्फ़बारी भी होगी। बर्फ़बारी से जो ये कोयटा, ज़ियारत और इससे मुल्हिका जो इलाके होंगे, यहाँ पर जो है ना वो राब्ता सड़कें जो है ना वो मुतासर होने का खदशा है। लिहाजा जो सैर व सियाहत के लिए ज़ियारत की तरफ रुख करते हैं उनको एहतियात करनी चाहिए जी। अच्छा इरफान साहब, लाहौर और कराची की अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लें, लाहौर और गिरदोनवा में और कराची में AQI बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्या हालिया बारिशों से स्मोग और आलूदगी में किसी हद तक कमी वाक़ई हुई थी या फिर वो कुछ अरसे के लिए थी और दोबारा से जो है AQI वो बढ़ चुका है? देखिए, ये जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बिगड़ा है, जैसे ही ये वेदर स्पेल गुजरेगा उसके बाद हवा की जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो सिमत होगी वो तब्दील होगी, जिससे जो AQI इंडेक्स फिर से जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा फिर गैप आता है तो AQI इंडेक्स में थोड़ा सा फिर दोबारा से तब्दीली आएगी। लेकिन आने वाले दिनों में जो धुंध होगी वो ज़्यादा होगी, जो स्मोक का एलिमेंट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। सही, चलें ये तो अच्छी बात है। अच्छा इरफान साहब, बारिशों का ये सिलसिला ज़राअत और बिलखुसूस गंदम की फसल के लिए कितना मुतासिर हो सकता है? देखिए, ये तो ख़ास तौर पे जो बारानी एरियाज़ होंगे उनके लिए ये बारिश बहुत अच्छी रहेगी, किसानों के लिए जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी। इसके अलावा जहाँ पर भी गंदम की काश्त हुई है वहाँ पर अब इस वक्त अगर बारिश होती है तो वो बारिश गंदम की फसल के लिए मुफीद हो सकती है। सही। अच्छा इरफान साहब, क्या जनवरी के पहले हफ्ते में धुंध की शिद्दत में इजाफे का इम्कान आप देख रहे हैं या कमी हो सकती है? क्योंकि देख रहे हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन भी धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। देखिए, ये स्पेल जो है इस दौरान जब बादल होंगे, बारिश हो रही होगी, उस वक्त तो धुंध की कैफियत कम होगी। लेकिन जैसे ही ये सिलसिला गुजर जाएगा फिर उसके बाद एक धुंध दोबारा से पड़ना शुरू हो जाएगी। तो धुंध जो है ना वो अब आने वाले दिनों में वो बरकरार रहेगी। इसमें गैप्स आ सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये मुकम्मल तौर पे धुंध ख़त्म हो जाए। सही, बर्फानी तोदे गिरने के भी इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। और जिस तरह से हाल देख रहे हैं आगे बर्फबारी भी बढ़ेगी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में सयाहों को चाहिए जी एहतियात करें। और जैसे कि हम बता भी रहे थे कि प्लान करके आपने अपना सफ़र करना है, ऐसे नहीं है कि बस गाड़ी दौड़ाई और निकल गए। और एडवेंचर नहीं करना, वो ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो मौसम को देखकर, फोरकास्ट को देखकर देन आप जी अपना ट्रैवल करें और मौसम को एंजॉय भी करें। बिल्कुल ख्याल रखने की ज़रूरत है आपको इस तरह के मौसम के अंदर, क्योंकि खुदा न खास्ता सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा अचानक संगीन भी हो सकती है किसी भी मरहले पर। तो जनाब अब जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों में आज के दिन दर्जा हरारत क्या रहेगा, तो आम बताइए। जी आइए चलते हैं और देखते हैं कि आज के दिन मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहेगा। नाज़रीन, सर्दी ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी, कहीं धुंध तो कहीं यकवस्ता हवाएं चल रही हैं। बुलंदो बाला पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, शिमाल की वादियों से लेकर साहिली इलाकों तक, हर खिता अपनी अलग कहानी सुना रहा है। तो मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, ये कहानी हम आपको सुनाते हैं। आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं सबसे पहले बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के मौसम के हवाले से, जहाँ बारिश
और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 7 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। जबकि स्कर्दू की बात करें तो स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 3 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बात करें सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर के मौसम के हवाले से तो बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद लिए चलते हैं आपको, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 9 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 10 और कम से कम 1 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। KPK में सूरत हाल ये है कि बालाई इलाकों में मौसम ने करवट ले ली है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 12 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें जिसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और टेम्परेचर अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 9 और कम से कम 2 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, बुनेर, कोहिस्तान, बडग्राम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बाजोड़, मोहम्मद, खैबर और औरकजई में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। और अब नजर डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां हम देख रहे हैं बेशतर इलाकों में ठंडी हवाओं का राज बरकरार है। जबकि आज मरी, गलियात, अटक, रावलपिंडी, जहलुम, चकवाल, तलागंग, मियांवाली और भक्कर में बारिश की तवक्को है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 22 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। बात करें अगर शहर बेमिसाल इस्लामाबाद की तो शदीद ठंडी हवाओं के बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 20 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें अगर औलिया के शहर मुल्तान का तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 25 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वस्ती और जनूबी पंजाब के अजला में मज़ीद धुंध बढ़ने की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलोचिस्तान की, जहां हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा का रुख करते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं जी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जा हरारत जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो है 16 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली ज़ियारत पे बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब रुख कर लेते हैं वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची लिए चलते हैं आपको। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 28 और कम से कम 13 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 26 और कम से कम 16 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मोर, शहीद बेनज़ीराबाद, मोइनजोदड़ो और गिरदोनवाह में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। जी तो नाज़रीन, ये था मौसम का हाल जो आपने जाना कि मुख्तलिफ शहरों में क्या दर्जा हरारत रहेगा और यकीनन मौसम ज़बरदस्त हो रहा है, मूड भी खुशगवार हो रहा है। और मूड को खुशगवार करने के लिए एक और भी चीज़ है जो हम चाहते हैं आपसे डिस्कस करें। चॉकलेट जो बरसों से वज़न, दांत और जिल्द के मसाइल का ज़िम्मेदार समझी जाती है, लेकिन तहकीक बताती है कि जी डार्क चॉकलेट जो है वो सेहत के लिए कई हवालों से फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। और एक मुताले के मुताबिक चॉकलेट दिल की बीमारी के ख़तरे को कम करने, खून की नालियों को बेहतर बनाने और सोजिश को घटाने में मददगार साबित होती है। और ये दिमाग में खून की रवानी बढ़ाकर याददाश्त और सीखने की सलाहियत बेहतर करती है और इसमें सेरोटोनिन और डोपामिन के अखराज से मूड जो है
वो खुशगवार रहता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त मज़ेदार सी चॉकलेट आपको फुटेज में दिखा रहे हैं। उज़ैर, आपका दिल करे यहाँ से पकड़ के वैसे आप, लेकिन इसकी आपने क्वांटिटी जो है वो उसको लिमिटाइज करना है आपने, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर देखा जाए तो वो वज़न को बढ़ा भी देता है, और अगर मुनासिब मिकदार में आप खाएं तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छी भी है और जिल्द की नमी को बरकरार रखने के साथ साथ सूरज की नुकसानदेह शुआओं यूवी रेस से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है, जिससे आपकी जिल्द सॉफ्ट और फ्रेश लगती है। रोज़ाना डार्क चॉकलेट को अगर देखा जाए तो कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन की सतह को ये कम करने में मदद देती है और ज़हनी दबाव में भी कमी लाती है। इसके अलावा अगर और इसके फ़वाइद की बात करें तो जनाब डोपामिन के असर से चिड़चिड़ापन और गुस्से को काबू में रखने में भी मुआविन साबित होती है। ये सादा और मज़ेदार खुराक सेहत के लिए फ़ायदेमंद होने के साथ साथ खुशी और तंदुरुस्ती भी आपको फराहम करती है। वाह, ज़बरदस्त। तो हमारी टीम को चाहिए कि प्रोग्राम से पहले हमें चॉकलेट अच्छी सी चॉकलेट खिला दिया करे, ताकि हमारी डोपामिन जो है वो बहुत अच्छी और मूड अच्छा हो, खुशगवार मूड हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आगाज़ होता है तो हम खुशगवार मूड में ही आते हैं, फिर बस कुछ ना कुछ ज़िंदगी में हैपनिंग्स हो जाती हैं, तो उनको भुलाकर आगे बढ़ें। और आगे बढ़ते हुए हम ब्रेक ले लेते हैं। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सर्दी का मौसम जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, मगर इसी के साथ साथ हमारी कुछ आदतें जो होती हैं वो हमारी सेहत के लिए ख़तरा बन सकती हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे छोटे छोटे फैसले, जैसे कि हीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, बंद कमरों में ज़्यादा वक्त गुजारना या गर्म पानी से नहाना, हमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बीमार कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन सी हमारी आम आदत हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही हैं, और नेचुरोपैथी के मुताबिक आप सेहतमंद कैसे रह सकते हैं शदीद सर्द मौसम के साथ भी। तो जनाब हमारे साथ मौजूद हैं माहिर नेचुरोपैथी जमील मेहरवी साहब। जमील साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से हमने बात की इब्तदाइये में भी कि सर्दियों के अंदर हमारी कौन सी ऐसी आदत हैं जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए, मौसम के मुताबिक ना हमें अपने आप को उसी तरह से ढालना है। फ़र्ज़ करें कि सर्दी आ रही होती है तो हम गर्मी की तरफ जाते हैं ना, गर्म चीज़ों की तरफ, उनका इस्तेमाल करते हैं। और जब गर्मी होती है तो हम ठंड या ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जी। तो वो उसको तो ज़ाहिरी बात है हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फितरत और नेचर को नहीं समझेंगे तो ज़ाहिरी बात है हमारे लिए मसाइल पैदा होंगे। सो उसमें सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम अपनी अच्छी तरह से अपने आप को ज़रा लपेट के रखें। लेकिन बच्चों में, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लपेट देना जो है वो भी अच्छा नहीं होता। उस हवाले से कि वो इतना लपेट दिया कि वो उसकी अपना एक बॉडी टेम्परेचर है बच्चों का, तो उस बॉडी टेम्परेचर को उतना। फिर दूसरा कि एकदम हम ठंड से निकल के गर्मी में या गर्मी से निकल के एकदम हम ठंड में चले जाते हैं, जैसे हीटर वाला कमरे वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या गाड़ी में हीटर यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब आपको पता हो कि मुझे इतने टाइम के बाद मैंने फलां जगह पे गाड़ी पार्क करनी है, मुझे उतरना है, तो उससे आप 2-3 मिनट पहले ज़रा उस हीटर को आप बंद कर दें, 4-5 मिनट पहले बंद कर दें, क्योंकि आपके गाड़ी में इतना टेम्परेचर तो अभी मेंटेन हो चुका हुआ है। लेकिन अगर वो हीटर फुल चल रहा है और उसके बाद आप एकदम उतरेंगे तो जब आपको आगे से ठंड का, हवा का झोंका या फोग है जैसे आजकल हो रही है, तो वो जब आपको लगेगी तो एकदम आपका टेम्परेचर सारा जो है ना वो सर्द गर्म वाला मामला जो है वो हो जाएगा। जिस तरह हम रात को सोए भी होते हैं तो हमारे कमरों में हीटर चल रहा होता है जी, तो उस वक्त हम अपने कंबल में हैं या उसमें रज़ाई में हैं तो एकदम गर्म होते हैं और फिर उठ के वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम का टेम्परेचर जो है वो कमरे की निस्बत और तरह का होता है। तो उसमें एकदम जो जाना है वो भी एकदम उठना और वहाँ चले जाना, ये एकदम उठना और बाहर निकल जाना, तो अपने आप को थोड़ा सा सही कवर जो है हमें करके जाना चाहिए। अच्छा मेहरवी साहब, हम देखते हैं तो आपने बता दिया ना कि किस तरह से आप यूज टू हो अगर सर्दियों में अगर आपने हीटर चलाना भी है, लेकिन बहुत जगह हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग सर्दी बर्दाश्त ही नहीं करते हैं। मतलब जैसे ही सर्दी आती है, अब तो देखें एसी, इन्वर्टर और ये वो, वहाँ भी हमें गर्म हवा मिलना शुरू हो गई है। तो ये जो इतना एक्सेस है, इतनी ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, ये हार्मफुल है? नहीं, देखें हार्मफुल उस सूरत में है जब आप फ़र्ज़ करें कि गैस हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो गैस हीटर जहाँ भी आप चलाएंगे ना, कमरे में हो या कहीं भी टीवी लॉन्च में है या ड्राइंग में कहीं भी, आप उसके आगे पानी जो है ना वो थोड़ा सा किसी बर्तन में रखें, सही बिल्कुल उसके पास करके किसी बर्तन में रखें, कोई स्टील का बर्तन हो या सिल्वर का कोई ऐसा, जिसमें से वो पानी जो है ना वो वाइब्रेट होता रहेगा। बिल्कुल हीटर के आगे करके रखते हैं ना थोड़ा सा फासले, तो वाइब्रेट करता रहता है, तो आपको मॉइस्चर जो है ना वो ठीक रहता है। या अगर वो इस तरह का नहीं हो सकता तो फिर आप कहीं से कोई खिड़की
थोड़ी सी ज़रा खुली रखें या कोई रोशनदान ऐसा खुला रखें जहाँ से थोड़ी सी फ्रेश एयर भी उसमें आती रहे। नहीं तो फिर मसले जो है बन जाते हैं, जैसे गाड़ियों में आजकल वो स्नो फॉलिंग शुरू होनी है जी, हो चुकी हुई है, तो फिर आपको पता है लोग कितनी स्पीडली उधर जाते हैं, और फिर वो अगर ट्रैफिक जैम हो जाए या 2-2 दिन ट्रैफिक जैसे पिछले कुछ सालों में ऐसा हुआ, इस तरह की बात तो उसमें लोगों ने अपनी गाड़ियों में हीटर चलाकर अपने आप को वो कवर करने की कोशिश की कि हम ठंड से बचेंगे, बाहर -डिग्री चल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वो उल्टा वही जो हीटर था या उसकी जो गैसेस थी वो उल्टा उनके लिए प्रॉब्लम कर गई, उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई। तो उस हवाले में अगर ऐसी पोजीशन हो तो थोड़ा सा अपने वही अगर शीशा उन्होंने थोड़ा सा डाउन किया होता, मतलब एक आधा इंच दोनों साइडों से डाउन कर दें, तो आपको वेंटिलेशन जो है ना, क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी और आपकी जमील साहब अगर हम देखें तो ये जो इन्वर्टर्स हैं और दीगर जो हैं वो गर्म करने वाले आलात, ये सांस की बीमारियों पे किस हद तक असरअंदाज होते हैं? खुदा न खास्ता अगर किसी को अस्थमा है या सांस का कोई इशू है, उनके लिए ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? देखें, जिसके लिए सांस का मसला है ना, जिसको हार्ट का मसला है, हार्ट का मसला है जिनको, वो भी, और ख़ास तौर पे जिनके एस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है, बेसिकली वो ऑक्सीजनल जो है ना वो कमी हो जाती है, सफोकेशन उसी वजह से होएगी, और फिर वो जब हीट वाली चीज़ें वही उसी में वो सांस ले रहा होता है तो वो फिर उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम बनती है। अगर वो जैसे हमने कहा ना, वो गाड़ी का शीशा थोड़ा सा डाउन रखे, या वैसे भी अगर वो कमरा है, खिड़की है, कोई रोशनदान है, तो उसको थोड़ा सा खुला रख लें, तो वहाँ से अगर वेंटिलेशन और फ्रेश ऑक्सीजन आती रहेगी तो फिर वो प्रॉब्लम बनेगी नहीं। प्रॉब्लम उस वक्त बनेंगे जब वो उसी एनवायरनमेंट में बार बार सर्कल कर रहा हो। मेहरवी साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये तो अस्थमा के लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, नॉर्मल भी अगर हम देखें ना, नॉर्मल इंसानों को भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर दम घुटने वाला सीन हो जाता है, गाड़ियों में अगर हीटर चल रहा हो, घर में बंद कमरे में हीटर चल रहा हो तो सफोकेशन सी होती है, तो वो ठीक है या फिर वो कोई अलामत है कि इसको कोई सांस नहीं? का वो देखें, वो ऑक्सीजन कमी हो रही होती है ना, तो अगर हमें फ्रेश एयर बीच में से आ रही हो या क्रॉस वेंटिलेशन कोई थोड़ी बहुत हो रही हो, तो फिर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से आपके कमरे में या उस गाड़ी में या जहां भी आप बैठे हैं, जिस भी जगह पे हैं, वहां पे वो क्रॉस वेंटिलेशन होती रहेगी, तो फिर ऑक्सीजन का कोई इशू नहीं होगा। सही यानी कि वेंटिलेशन का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा मेहरवी साहब, दूसरा ये भी होता है कि सर्दियां आती हैं, हमें इतनी बर्दाश्त नहीं है कि ठंडे पानी से नहा सके, गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो ये कितना खतरनाक है? इससे क्या फ़र्क पड़ता है जिल्द पर? खतरनाक नहीं है, बेसिकली ये है कि गर्म पानी से नहाना आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। इसलिए कि फर्ज करें मैं अपनी बात करूं तो आप हैरान होंगे कि मैं गर्मियों में भी गर्म पानी से नहाता हूं। अच्छा, इसलिए कि टैंकी का पानी गर्म होता है। वो टैंकी का गर्म होता भी है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप थोड़ा सा उसमें दूसरा गर्म पानी डाल सकते हैं जी, बॉइल्ड वाटर के साथ। आप गर्म पानी से नहाने के आपको फायदे ये होंगे कि आपके एक तो मसाम खुलेंगे आपके जिस्म के, सही। दूसरी बात है कि आपको टकोर होगी, आपके पूरे असाब और उजलात, उनमें जो खिंचाव है, जो स्ट्रेस है, जो आपके टेंशन्स वगैरह स्ट्रेस बनी हुई है बॉडी के ऊपर, जो फटीग्स जिसको हम कहते हैं, ये आपकी सारी बड़ी फ्रेश होंगी, और आपकी बॉडी से फासद मादे जो होते हैं वो वाइब्रेट होंगे, आपके मसाम खुलेंगे तो होगा। जैसे आजकल सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में तो सुकड़ने से खिंचाव आता है, खिंचाव से आपके मसाम बंद हुए होते हैं। आप ये देखें कि गोरा जो है वो सर्द इलाकों में या जिन इलाकों में सूरज नहीं निकलता वहाँ से वो निकलता है बाय, मतलब बिजनेस क्लास की टिकटें लेता है, 5 स्टार होटल बुक कराता है, और बीचेस पे जाके वो आप देख लें कि सनसेट कर रहा होता है ना, वहाँ पे धूप में जाके वो नहा रहा होता है, धूप सेक रहा होता है, और फिर उसके बाद वो गर्म पानी से नहा रहा होता है। वो अलग बात है कि बाद में वो बेशक हल्का सा, चूँकि 5 स्टार होटल्स होते हैं तो उन्होंने अपना एक टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, तो वो देखता है कि मुझे ये टेम्परेचर एनवायरनमेंट कूलिंग वाला चाहिए, या उसके अपने पास वहाँ पे बटन मौजूद होता है। कितना ये तो एक साइड है, मतलब आप बता रहे हैं कि गर्म पानी से नहाने के क्या फ़वायद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाती है, डिस्टर्ब होती है, खुश्क हो जाती है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि जो लोग ऑयलिंग नहीं करते। अच्छा, सही। अगर वो ऑयलिंग नहीं कर रहे और उनके जिस्म में पहले ही उनके अंदर भी गर्मी खुश्की है और ऊपर से वो ऑयल वगैरह का यूज़ नहीं करते, एक्चुअली ये है कि जब भी आपने नहाना हो तो पहले आप थोड़ा सा अपनी बॉडी पे ऑयलिंग यानी मसाज कर लें, या कुछ भी नहीं हो, अगर जल्दी हो तो आप जो पानी गर्म पानी में नहाने लगे हैं तो आप उसमें 1 या 2 चम्मच सरसों का तेल डाल दें सिर्फ बीच में, और एक डब्बे से उसको थोड़ा सा फेंट दें, तो उसके बाद वो ऑयली हो गया ऑटोमेटिकली, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। असल पे ये है कि हम डिफरेंट किस्म के शैम्पू से, साबुन से
नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं, उसके बाद हम ऑयल वगैरह कोई चीज़ बॉडी पे अच्छा, यूज़ मैं नहीं भी करते। साहब नहाने के बाद भी हल्का हल्का तेल जो है ना वो गीले गीले कुछ जिस्म के ऊपर बहादुर थोड़ा ऐसे भी सा होते हैं लगा जो कि ताज़े पानी के साथ या ठंडे पानी के साथ भी ताज़े नहा रहे होते पानी हैं और के कहते हैं साथ हम इससे बहुत ज़्यादा जनाब सर एक्टिव रहते हैं, इसके बहुत फ़वाइद वो हैं। फालज की तरफ जाएंगे, वो अपने घुटने और जोड़ों की दर्दों और पट्टों के खिंचाव पे, इवन दो के कभी कमर का, कभी मोरों का मसला, कभी गर्दन का मसला, कभी उनके हो सकता है फेशियल पैरालिसिस आ जाए, देर से आए बट आता ज़रूर है। मैं ऐसे लोग जिनको मैं मना करता होता था कि जी आप ना करें, वो समझते थे कि शायद हम, ये बहुत बड़ी को बहादुरी का काम है कि सर्दियों में, इन दिनों में वो लोग जो टैंकी के ठंडे पानी के नीचे, वो उनको खुद को बीमारी, उनके अपने अंदर गर्मी अब खुश्की तो बहुत। आइस बात प्रॉपर एक टब में आइस डाल के लोग ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, कहते हैं ये बहुत सेहत के लिए अच्छा नहीं, होता है। वो उस वक्त हो रहा है जब वो पहले गर्म पानी से नहाते हैं, वो क्या कहते हैं, टकुजी कहते हैं, जिसमें जाके वो गर्म पानी में वो एरिया में बैठ रहे होते हैं कमरे में, तो वहाँ वो इतना हीट, सोना बाथ वगैरह जब वो करते हैं तो उसके बाद उनके मसाम बहुत खुल चुके होते हैं और पसीना बड़ा फुल किस्म का आता है। अच्छा। जब आपको पसीना आएगा तो आपके मसाम से आना है, मसाम खोलेंगे तो आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन बहुत हो जाएगी। वो उसके बाद वो जाके उसमें सिर्फ ऐसे करके एक डुबकी लगाई और बाहर आ जाते हैं। हालांकि मैं अमेरिका में होता हूँ तो वहाँ मेरे अपने जगहों पे इस तरह की चीज़ें मौजूद, हम करते हैं, लेकिन मैं वो ठंडे पानी में कभी नहीं बैठा। मसाम को अपने तौर पे खुद ही वापस बंद होने दो, नेचुरली तौर पे, बजाय इसके कि हम उस वाले में बैठेंगे। लेकिन वो उस सूरत में जब हम सोना बाथ वगैरह और वो चीज़ें करते हैं उस तरह से, तो फिर उसके बाद कुछ लोग करते हैं, वहाँ गोरे करते देखे हमने, लेकिन मैंने वहाँ भी कभी नहीं किया, इसलिए कि वहाँ पे आप अपने मसाम को खुद नेचुरली बंद होने दो, वो होने ही होने हैं, फितरी अमल है ना। अच्छा मेरे साहब, लास्टली कोई ऐसा शख्स जिसको बहुत सर्दी लग जाए, मतलब इतनी भी सर्दी लगती है कि कपकपी तारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? फौरी तौर पे उसको जो है ना वो यखनी है उसका जो है वो सूप देना चाहिए, या अगर वो भी बनने में टाइम हो या ना हो तो फिर लौंग और दालचीनी, दो चीज़ें आपके घर में मौजूद है, लौंग और दालचीनी का कवा बनाएं और 2-1 टहनियाँ उसके अंदर पुदीने की पत्तों समेत डाल दें। लौंग, दालचीनी और पुदीना, इसका कवा बना के फ़ौरन पिलाएं, आपको वो बूस्ट करेगा। अगर ब्लड प्रेशर भी साथ डाउन हो चुका हो, ये शर्त है कि अगर ब्लड प्रेशर भी डाउन हो चुका हो, नीचे आ चुका हो, तो फिर उसके लिए लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची जो मसाले के अंदर होती है, फिर इन 3 चीज़ों का कावा बना के उसको फ़ौरन पिलाया जाए तो फौरी उसका ब्लड प्रेशर भी ऊपर आएगा, स्पीडली ऊपर आएगा, और उसके बाद वो जो उसके जिस्म में हरारत ख़त्म हो रही थी जिसकी वजह से वो फ्रीज हो रहा था या ठिठर रहा था, या ठिठरना भी ख़त्म हो गया और उसके बाद वो जो है ना कूल हो रहा है, बॉडी कूल हो रही है, तो उसमें लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची का कावा बहुत अच्छा है। और अगर बीपी डाउन नहीं हो रहा तो फिर आप लौंग, दालचीनी और पुदीना का कावा जो है वो बहुत अच्छा है। और यखनी वैसे भी इन दिनों में हर घर में चूल्हे पे होनी चाहिए। सही जी, यखनी इन दिनों हर घर में होनी चाहिए और माल जो है सर्दियों में ज़्यादा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त का। तो यकीनन सर्दी में क्या करना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, सारे आपके जो मसले हैं वो इस सेगमेंट और इन चीज़ों का आप ख्याल रखें और अपनी सर्दियाँ जनाब बेहतरीन आप अंदाज में गुजारें। हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपका मनपसंद जो सेगमेंट है वो आन पहुंचा है और यकीनन हर इंसान की ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश रखता है कि उसका आने वाला वक्त कैसा होगा, ये जान सके कि क्या हालात हैं, क्या उसके हक़ में होंगे, ज़िंदगी कौन सा नया मोड़ लेगी। और बेशक गायब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन हम इंसान हैं, क्यूरियोसिटी में हमें होता है कि हम जान सकें कि जी हमारा आने वाला लम्हा कैसा होगा। तो साल 2026 में कौन से बरूज के अफराद माली और पेशा वराना लिहाज से सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत रहेंगे और कौन से सितारे जो हैं वो जनाब 26 के अंदर जगमगाएंगे मोहब्बत के एतबार से, अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से, 2026 को देखते हुए मोहब्बत को देखते हैं, मुझे बिजनेस के हवाले से चले हम कर लेते हैं, प्रोफेशनली देख लेते हैं जनाब। तो जान लेते हैं कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, 26 में क्या होगा। तो दाऊद अहमद दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। दाऊद साहब, एरीज से आगाज़ कर लिया जाए, कैसा रहेगा एरीज वालों का हफ्ता? सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिलाशुबा 2026 आने वाला है, सन की एनर्जी, बहुत कुछ चेंज होगा। अच्छा। 2026 का थोड़ा सा रिव्यू देके मैं आपके एरीज की तरफ जाऊंगा। होगा ये कि अब आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। कहीं भी अगर आपको फील होता है कि अब हम काम नहीं करेंगे और फिर कामयाब हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बॉसेस का प्रेशर पड़ेगा, अदारों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, एक घोड़ चाल भी चलेगी। हर बंदा नफ्सा नफ्सी, क्योंकि सन जब राजा आता है, सन आता है, सूरज आता है और वन की एनर्जी होती है, तो वो फिर कहती है कि आगे बढ़ो, काम करो,
जो मेहनत करेगा उसको उसका फल मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको फिर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बात करें जनाब एरीज, बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रहा है? एरीज वालों का इस वीक में मामलात में बड़ी ज़बरदस्त मदद है, कामयाबी है, स्टार्स की एनर्जी है और फैमिली से मुतल्लिका खुशियाँ, खैर बरकत, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप फील करेंगे। और जनाब यहाँ पे लोगों की हसद से भी डरना है, डेवल भी मौजूद है, लोग आपके बारे में नेगेटिव भी नजर आते हैं। नेगेटिव भी बात करें जनाब यहाँ पे आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर का एक ही कार्ड इस वीक का बड़ी खबरें, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल मिलेंगी। मोहब्बत की एनर्जी क्या नजर आती है? तो मोहब्बत में प्रॉब्लम हो सकती है, धोखा मिल सकता है, नेगेटिविटी आ सकती है। एजुकेशन बेहतरीन नजर आती है आप लोगों की इस वीक में। ट्रैवल बिल्कुल कर सकते हैं, फ़ायदा होगा। हेल्थ की बात करें तो सेहत के मामला डिस्टर्ब, वॉक ज़रूर करें, खाना पीना वक्त पे खाएं। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम 21 मरतबा रोज़ाना। मून एनर्जी मैसेज दे रही है कि आगे खुशहाली है और सन एनर्जी आपको इस वीक में मैसेज दे रही है टेक एक्शन, आगे बढ़े, हिम्मत करें, एक्शन लें जी। टॉरस, बुर्ज सौर, इस वीक की बुर्ज सौर वालों की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो बुर्ज सौर कहीं ना कहीं डबल माइंडेड है। क्या बात सोच रहे हैं आप? अच्छा जी, क्यों डबल माइंडेड है? आप क्या सोच रहे हैं? कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने की अंदिया है, जाहिर बात है 26 आ रहा है, आप जो कुछ करना चाहते थे वो शायद नहीं कर पाए। स्पिरिचुअलिटी में एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन अभी आप फंसे हुए हैं प्रॉब्लम्स में। इस वीक में आपको नेगेटिविटी का एहसास हो। बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की तो कोई पार्टनरशिप लग सकती है, मगर अगर पार्टनरशिप लगे तो सोचिएगा कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं मिल रही आपको। बात करें आप लोगों की मोहब्बत से मुतल्लिका तो मोहब्बत में एक अच्छी एनर्जी, अच्छा आगाज, अच्छी मोहब्बत मिल सकती है। एजुकेशन के मामला तलबात के डिस्टर्ब हैं, फोकस बेहतर करिएगा। ट्रैवल कर सकते हैं। और हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बेहतरीन, घर का खाना खाना और वॉक करना बिल्कुल अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। पढ़ने के लिए या हय्यु या कय्यूम का वेद आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और मून एनर्जी मैसेज दे रही है जो चीज़ें आप चाहते हैं उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, ऐसे ही सब कुछ नहीं मिलेगा। और सन एनर्जी मैसेज कर रही है सक्सेस बिल्कुल आपको मिल सकती है। जमनाए वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो जमनाए मोहब्बत है, प्यार है, वियन है, इज्जत है, पैसा है। ये वीक आपका आगाज से ही जमनाई में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी लेकर आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, खरीदो फरोख्त कर सकते हैं और ऑप्शंस तो मिलके रहेंगी इस वीक में आप लोगों को। बात करें आप लोगों के जॉब, बिजनेस और कैरियर की तो जॉब, बिजनेस और कैरियर में खुशियाँ बिल्कुल। आप अपने काम में बहुत दिल लगा के बैठे हुए हैं, पैसे आ रहे हैं बिल्कुल जनाब, और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। बात करें आप लोगों की मैरिज और रिलेशन की तो कुछ उदासियां हैं, दूरियां हैं, उसको ख़त्म करें, बातचीत करें, इससे एनर्जी बूस्ट करेगी। एजुकेशन बेहतरीन है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो बेहतरीन सेहत, लेकिन गुस्सा सेहत को हमेशा ख़राब ही करता है। पढ़ने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का वेद आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। और मून एनर्जी आपको मैसेज दे रही है ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। और सन एनर्जी आपको कह रही है जनाब इस वीक में इफ़ यू बिलीव। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है? कैंसेरियन क्या करने जा रहे हैं? अपनी बातों को अपने तक रखिएगा, इसका बड़ा फायदा आप इस वीक में महसूस करेंगे। कुछ बातें माइंड में चल रही हैं, क्या करना है, कैसे करना है, जज्बाती नजर आते हैं। ये ना हो कि जज्बात में सारा कुछ अगले के आगे खोल के रख दें, फिर कहें कि हमारे साथ हुआ गया। और बात करें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ की तो वो तो मिलेंगी इंशाल्लाह। आप कोई वॉक, कोई बाहर जाना, कोई ट्रिप पे जाना, इस तरह की एनर्जी आपको इस वीक में फील होगी। जॉब और बिजनेस बेहतरीन है, कामयाबी है, लेकिन हासिन की निगाह भी है। मोहब्बत बेहतरीन है, कप मौजूद है आपकी मोहब्बत का। और एजुकेशन बेहतरीन। ट्रैवल आप बिल्कुल करेंगे, लेकिन बिस्मिल्लाह व तवक्कलतु अलल्लाह पढ़ के जाइएगा। हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब है, पढ़ने के लिए औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम है। और जनाब यहाँ पे सन एनर्जी का मैसेज है कंप्रोमाइज़ का। और मून एनर्जी इस वीक में मैसेज दे रही है तब्दीली की ज़रूरत है। अच्छा, लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके कामों में एक ज़बरदस्त तब्दीली, रूहानी हो या ज़ाहरी, ज़ाहिर करती है। और जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले
जो करना है डायरेक्ट करना है, बनी तुली बात को करके ही फैसले होंगे। और बात करें यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज तो वो मिलके रहेंगी इंशाल्लाह। अच्छी एनर्जी, पीक की एनर्जी आपकी नजर आती है इस वीक में। जॉब और बिजनेस, माली तौर पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए प्लानिंग की ज़रूरत है। मोहब्बत की बात करें तो अच्छी खबरें हैं, इनविटेशन है, राब्ते हैं, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन बेहतरीन है, ट्रैवल आप कर सकते हैं, हेल्थ बेहतरीन है, पढ़ने के लिए या जलजलाली वाली इकराम का विर्द। और सन एनर्जी का मैसेज है वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं अब निकालना पड़ेंगी। और मून एनर्जी कह रही है ये वक्त कुछ करने का है। विर्गो बुर्ज सुमला, स्टोरी ऑफ द वीक विर्गो इस वीक में क्या होने जा रहा है। देखिए थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है, काम नहीं चल रहे, डिस्टर्ब नजर आते हैं। क्यों नजर आते हैं? आपकी ख्वाहिशें शायद पूरी नहीं हो रही जिस तरह की डिमांड आपकी है। क्यों नहीं हो रही? होंगी कि तो सुस्ती और काहली से निकलना पड़ेगा, कामों में डिले नहीं लाना। जॉब और बिजनेस बेहतरीन, खुशियां, कामयाबियां। मोहब्बत की बात करें तो दिल टूट सकता है। और जनाब एजुकेशन बेहतरीन, ट्रैवल कर सकते हैं, हेल्थ बेहतरीन। और पढ़ने के लिए या हय्यु या कयूम का विर्द मून एनर्जी आप लोगों को मैसेज दे रही है। मसला कोई पेश आ सकता है, मेज़ान वालों का पलड़ा किस और लेट गो, सन कहता है जी लेट गो। लिब्रा बुर्ज मेज़ान, क्या होने जा रहा है लिब्रा? काम तो बहुत ज्यादा है इस वीक में, जिम्मेदारियां काफ़ी ज़्यादा हैं, ओवर थिंकिंग से बचना है। और जनाब यहाँ पे अपनी नींद और अपने कामों को पूरी तवज्जो दें। जॉब और बिजनेस की बात करें, जॉब और बिजनेस में किसी से फजूल की बहस ना करें। और मैरिज और रिलेशन में क्लैरिटी मिल जाएगी। एजुकेशन के मामला प्रॉब्लम में है, ट्रैवल कर सकते हैं, हेल्थ बेहतरीन, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और पढ़ने के स्कॉर्पियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बिल्कुल जनाब, स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो राब्ते, कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है इस वीक में। अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बड़ी खबरें और अपॉर्चुनिटीज के साथ आगे काम बढ़ेंगे। बेहतरीन है ये वीक। चेंज जॉब और बिजनेस में, मोहब्बत में कामयाबी, एजुकेशन ज़बरदस्त और ट्रैवल कर सकते हैं, हेल्थ बेहतरीन। आगे कौन सा है? सैजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें, डायरेक्ट स्टोरीज पे आ जाते हैं आप लोगों की। सैजिटेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? सैजिटेरियस इस वीक में थोड़े से कंफ्यूज है अपने मामला से मुतल्लिका। अपने मामला को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत करें, हौसला करें, आगे बढ़ें, क्लैरिटी मिल जाएगी। उदासी, नेगेटिविटी से बचें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, सफ़र पेश आ सकता है, मोहब्बत में कामयाबी है। क्या बात है। कैप्रिकॉन वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक टैरो कार्ड से क्या नजर आती है? कैप्रिकॉन अपने मामलात में एक चेंज देखेंगे, फैमिली को वक्त दें, घर में वक्त दें, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड फैसले, अपॉर्चुनिटीज, बड़ी खबरें, रहनुमाई, चेंज, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ सेहत अच्छी, मोहब्बत में कामयाबी और एजुकेशन में स्ट्रेंथ और पढ़ने के लिए या हय्यु या कयूम। एक्वेरियस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? बुर्ज दिलों वालों की एक्वेरियस, अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें, बड़ी एनर्जी, माली तौर पे चीज़ों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, मायूसी उदासी निकालना पड़ेगी, बैलेंस करना पड़ेगा, रूहानियत में इजाफा, बातों को अपने तक रखना, कोई डिसीजन लेना और अचानक बड़ी तब्दीली और पढ़ने के लिए लाहौल वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पाइसिस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या होने जा रही है? कार्ड्स क्या कहते हैं? पाइसिस अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल आएंगी, रूहानियत ज़बरदस्त, रात की बजाय दिन के कामों को फोकियत दें, एक नया आगाज़ कर सकते हैं। और उन लोगों को ज़रूर डिस्कस करें जो आपके इर्द गिर्द हैं मगर आपके कामों में रुकावट डालते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द। और इस वीक में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब आपके वक्त का और नाज़रीन का हाल। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। पाकिस्तान की सियासत की बात करें तो वो इस वक्त एक ऐसे दुराहे पर खड़ी है जहां एक तरफ तसादुम की फ़ज़ा है तो दूसरी जानिब मुफाहमत की बाज़गश्त। गढ़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक अहम सियासी बयानिया पेश किया। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुल्क को मौशी और सियासी दलदल से निकालने का वाहिद रास्ता मुफाहमत है, लेकिन उसके लिए सियासी इंतहा पसंदी को तर्क करना होगा। बिलावल भुट्टो का इशारा बड़ा वाज़ेह था कि इदारों को गालियां देना और 9 मई जैसे वाक़यात सियासत नहीं कहलाते। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमारी सियासी क़यादत इस मुफाहमत के लिए तैयार है
या नहीं? जी, लेकिन मफाहमत की इस पुकार के बीचों बीच पंजाब की सियासत का दर्जा हरारत भी उरूज पर पहुंच गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का दौरा लाहौर सियासी और अवामी हलकों में बहस का मरकज़ बना हुआ है। पंजाब असम्बली में होने वाली धक्कम पेल, सहाफ़ियों के साथ तल्ख़ कलामी और पंजाब हुकूमत का रद्द-ए-अमल, ये सब नाज़रीन ज़ाहिर करता है कि सियासी तलख़ी कम होने के बजाय बढ़ रही है। और एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी को मफाहमत का बादशाह करार देकर उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सड़कों पर एहतजाज की बात हो रही है, स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हो रही हैं। और आज हम शो में इसी तजाद की भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान जो है वो सियासी इस्तेहकाम बढ़ रहा है या महाज़राई की नई लहर की तरफ बढ़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार मोहसिन बेग साहब, उनसे जान लेते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी। मोहसिन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि बिलावल ने कहा जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मफाहमत करनी ही पड़ेगी, तो कैसा फार्मूला होगा जिससे मफाहमती सियासत जीत जाए और मुल्क जो है वो देर पा इस्तेहकाम हम देख सके मुल्क में? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली वो एक नस्ली असली पॉलिटिशियन है। वो समझते हैं कि डायलॉग से, बातचीत से ही ये जो सारे क्राइसिस हैं पॉलिटिकली वो हल हो सकते हैं। और हमेशा टेबल पे बैठ के ही गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ क्राइसिस के अंदर। अगर आप हमारी हिस्ट्री में देखें, बहुत से अलायंस बने हैं जिसमें जो भी अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने बातचीत का रास्ता अख्तियार किया। अब पर्टिकुलरली जो जमात और जिस डायलॉग की आप डेली बेसिस पे खबरें सुन रहे हैं, उसमें जो जमात है वो सीरियस नहीं है इन डायलॉग के लिए, क्योंकि उनकी जो प्री कंडीशंस हैं जिस किस्म की कि उनके जो लीडर हैं जेल में हैं, उनको रिहा कर दिया जाए, उनकी मुलाकातें और बड़े रीजनेबल जो डिमांड्स हैं वो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट शायद पूरी ना कर सके, तो इसलिए वो सीरियस नहीं है डायलॉग के लिए। वरना तो डायलॉग का रास्ता ही ओनली रास्ता जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। सही। मोहसिन साहब, पीटीआई मुफाहमत के साथ हम देख रहे हैं कि मज़ामत की बयानिए पर भी खड़ी है। मौजूदा हालात में इन दो मुतज़ाद इंतहाओं के साथ क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलना मुमकिन है? देखिए, तसादम तो वो जमात पहले करके देख चुकी हुई है। उन्होंने हर वो काम किया जिससे मुल्क को, रियासती अदारों को, हुकूमत को नुकसान हो। हालांकि वो खुद 4 साल हुकूमत करके गए हैं, लेकिन उन्होंने हर वो जमहूरी अमल की नफ़ी की अपने 4 साल दौरे इक़्तिदार में भी और अब भी। लिहाजा उनको जल्द या देर समझ आ जाएगी कि ये जो मुफाहमत है वही एक रास्ता है पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने का। अगर वो मज़ाहमत करना चाहें तो वो उनका शौक वो पहले भी पूरा कर चुके हुए हैं, जिसकी वजह से 9 मई हुआ, जिसकी वजह से 26 नवंबर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे कारकुनों को, बेचारों को, जिनका कोई कसूर भी नहीं था इन अ सेंस कि उनको लीडरशिप ने गलत गाइड किया, बहकाया, और वो बेचारे 10-10 साल, 15-15 साल की सजाएं लेके बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ उनको काफी हद तक समझ आ गई होगी और बाकी भी आ जाएगी। लेकिन ये तो मुफाहमत का रास्ता तो डायलॉग ही है, वो जल्द या देर वो मेरे ख्याल में टेबल पे बैठ जाएंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि मुफाहमत से ही सिलसिला चल सकता है। अच्छा मोहसिन साहब, आप हमेशा कहते आए कि पाकिस्तान में सियासी बहरान का हल इस्टेब्लिशमेंट के ग्रीन सिग्नल के बगैर मुमकिन नहीं है। बिलावल भुट्टो का मुफाहमत की बात करना इस बात का इशारा है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान कोई नया फार्मूला तय पा चुका है जिसमें पीटीआई को भी शामिल करने की गुंजाइश निकाली जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, बिल्कुल आपने कुछ ज्यादा मिला दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की है वो मैं समझता हूँ प्योरली एक पॉलिटिशियन करता है। वो बाकी भी लोग भी इसी फार्मूले पे गामजन है कि मुफाहमत जो है वो डायलॉग के जरिए किया जाए। लेकिन रावलपिंडी ना मुफाहमत के लिए किसी पे प्रेशर डाल रहा है, ना ही कोई बात ऐसी है। वो बिल्कुल इससे अलग थलग है। अगर पीटीआई ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके गवर्नमेंट के साथ को मुज़ाकरात करने हैं तो वो पीटीआई की चॉइस है। वो भी जो बाहर लोग हैं वो बेचारे बयानात देते हुए थोड़ा डरते हैं, क्योंकि जो जेल में बैठा शख्स है वो शायद अपने मुतालबात माने बगैर वो टेबल पे नहीं बैठना चाहता, तो वो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट का इस सारे बयानिए से कोई ताल्लुक नहीं। बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। मोहसिन साहब, क्या सदर जरदारी साहब पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान वही पुल बनने जा रहे हैं जो उन्होंने 2008 में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर बनाया था, या ऐसा नहीं है? वो नारा तो
उस वक्त के हालात के लिए बहुत ही ज़रूरी था। जब बीबी साहिबा की डेथ हुई, शहीद हुई, तो उस वक्त अगर पीपल्स पार्टी और ख़ासकर प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब थोड़ा-सा अवाम को और लोगों को ठंडा ना करते तो हालात काफ़ी ख़राब थे, अगर आपको याद हो। जी तो ऐसी सूरत में मुफाहमत जो है वो पीपल्स पार्टी का एक तुरा इम्तियाज़ है। वो हमेशा मुफाहमत से ही आगे बढ़े हैं, चाहे वो अपोजिशन में हो। उनकी बेनज़ीर साहिबा की, भुट्टो साहिबा की बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं इस जमहूरियत के लिए, जो सो कॉल्ड जो भी है, जितनी भी है। तो ऐसी सूरत में वो तो यही कहेंगे कि डायलॉग करें। उन्होंने पहले भी ऑफर की थी खान साहब को, जब खान साहब बरसरे इक़्तिदार थे, लेकिन वो किसी पार्टी को, किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को वो देखना और वो उनकी बात सुनना तो वो पसंद ही नहीं करते। ये जो रवैया उनका था पहले भी और आज भी, वो मेरा नहीं ख्याल किसी मुफाहमत की तरफ उनकी पार्टी आएगी या वो शख्स उनको जेल में बैठे ये इजाज़त देगा कि वो किसी के साथ बैठ के बात कर सके। ठीक। और जो लोग अभी बेचारे उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है उनके पास भी कोई मैंडेट नहीं है कि वो कोई मुज़ाकरात शुरू कर सके। बिल्कुल ये सच है कि पीटीआई ने हमेशा डायलॉग की ही बात की है। और बिलावल भुट्टो की अगर हम बात करें तो उन्होंने 9 मई के वाक़यात को सियासत के दायरे से बाहर करार दिया। और अगर पीटीआई इन वाक़यात पर मुआफ़ी नहीं मांगती तो क्या पीपल्स पार्टी की तजवीज़ करता जो मफाहमती पॉलिसी है उसमें पीटीआई के लिए कोई जगह बाकी बचती? देखिए, तहरीक इंसाफ को और ख़ासकर उसके लीडरान को ये चाहिए था, ये बहुत ही 9 मई बहुत प्री प्लान, बहुत सोची समझी साजिश थी इस मुल्क के ख़िलाफ़, इस फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। वो बाहर के कुव्वतें भी उसमें शामिल थी। इन्होंने 9 मई का वो काम किया जो कि मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कोई माफ़ी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो अगर वो माफ़ी मांगे उसके बाद बात होती है, तो मेरा ख्याल में शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें सजाएं हो चुकी हैं, बहुत से लोग अंडर ट्रायल हैं। और ये वो एग्जाम्पल बनना चाहिए कि आज के बाद कोई भी अपने मुल्क के अंदर ये काम ना कर सके। और ये जो अपने आप को जमहूरी लोग कहते हैं, पॉलिटिकल लोग कहते हैं, उनको ये काम ज़ेब नहीं देता था। अब आप देखिए कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, वहाँ जो कुछ हुआ और जो फसाद पड़ा हुआ है अभी तक, वो मुल्क को संभलने नहीं दे रहा। और ये न्यूक्लियर पावर कंट्री है, इसमें तो 25-26 करोड़ लोग हैं। अगर कोई ऐसा वाकया हो गया तो यहाँ तो बहुत बड़ी खाना जंगी शुरू हो जाएगी। तो ऐसी सोच को बिल्कुल हमेशा कंडेम करना चाहिए और माफ़ी तो नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि आज के बाद कोई ऐसा काम ना करे। बिल्कुल सही सोच का रास्ता रोकना चाहिए और ऐसा काम करने से गुरेज ही करना बेहतर है। मोहसिन बेग साहब, गुज़श्ता 2-3 सालों को अगर हम डिस्कस करें तो लाख दावों के बावजूद सियासी और मौशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सका है। यही बात बिलावल भी कह रहे हैं। तो क्या हुकूमत और पीटीआई मुल्की मफाद में मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अपनी अनाए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि पहली वजह तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। किसी भी मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जो कि नहीं है। उसमें और भी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस मुल्क, देखें, जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो इक़्तिदार में हो या अपोजिशन में, उसके खिलाफ काम करे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे अदवार में, जमहूरियत में ये चलता है। लेकिन जब आप खासकर दूसरे लोगों को टारगेट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, जैसे IMF को लेटर लिखे, वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल फॉर्म पे जो इनके हैंडलर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान को। अभी भी जो फाइनेंशियली हिटमैन्स हैं वो पाकिस्तान में इकॉनमी सीधी नहीं होने दे रहे। और गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद आपके माशी हालात बेहतर नहीं हो रहे। उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी। नो डाउट के पाकिस्तान में भी कुछ हिटमैन बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान कभी इस्तेहकाम में आए या उसकी माशी हालात बेहतर हो। इसी तरह वो बहुत से लोग फॉरेन एजेंडे पे भी काम करते हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हो, इस मुल्क के साथ जिस पे उन्होंने 4 साल हुकूमत भी की है, तो इनको चाहिए अपनी अना कुर्बान करें, वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें। ये मुज़ाकरात कहीं ना कहीं जाके बेनिफिशियरी इसके ये हो जाएंगे।
लेकिन अगर ये जिद लगा के बैठे रहना जी पहले मेरे ये सारे मुतालबात माने जाएं, वो मेरे ख्याल में शायद मुमकिन नहीं होगा इस वक्त। बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा मोहसिन साहब, पीपल्स पार्टी ने जो भुट्टो की फांसी है और बीबी की शहादत पर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। बिलावल भुट्टो ने यही मिसाल पीटीआई को दी है। क्या पीटीआई के कारकुनों में वो सियासी बलूगत मौजूद है जिसका मुतालिबा बिलावल भुट्टो कर रहे हैं? वो मेरे ख्याल में वो शऊर इनकी पार्टी में तो नहीं है। ये तो जो जिस तरीके से इनके बानी ने या उनके जो फॉरेन हैंडलर्स हैं उन्होंने जिस तरीके से इनको ट्रेन किया है, ये तो गाली गलौज और ऐसा एक कल्चर इन्होंने इस मुल्क में नाफिज कर दिया है या लागू कर दिया है या उसको अपना लिया है, वो शायद अगली 2-4 नस्लों तक चलेगा। वो आपको, आपके मुल्क को, मुझे भुगतना पड़ेगा। ये हमारे मुल्क में अगर आप देखें तो रवायती तौर पर, माशरती तौर पर हम रख रखाव वाले लोग हैं, शर्मो हया रखते हैं, दूसरों का एहतराम करते हैं, दूसरों की बहन बेटियों का एहतराम करते हैं। सही। ये वो नस्ल है जिनको ना अपनी बहन बेटियों की इज्जत अजीज है ना दूसरों की अजीज है। जो जिनके पास अपनी इज्जत ना हो, दूसरों को क्या इज्जत दे सकते हैं। बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं मोहसिन साहब, इन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। सर, पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो वो तो अपना नुक्ता नज़र बड़ा खुलकर सामने रख रही है। नून लीग के हवाले से बताइएगा कि आपके नज़दीक नून लीग की पोजीशन क्या है? मुज़ाकरात की बात की जाती है तो वो क्या सिर्फ दिखावे के लिए या फिर अंदरूनी खाना कोई बामानी बामकसद डेवलपमेंट भी नज़र आ रही है आपको नून लीग? देखिए, हुकूमतें तो दिखावा करें या सीरियसनेस दिखाएं, जी, वो तो अपनी हुकूमत चला रहे हैं। इस वक्त उनको तो सरेदस्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है, उनको कोई पॉलिटिकली कोई ट्रबल वो फेस नहीं कर रहे। ये तो जो अग्रीड पार्टी है उनको चाहिए कि वो मुज़ाकरात में बैठें, बल्कि हुकूमत को मजबूर करें कि उनके साथ टेबल पे बैठे। वो कि कुछ लोग चाहते हैं पीटीआई में कि वो मुज़ाकरात शुरू करें, हो सकता है आगे जाके कोई बेहतरी निकल आए, लेकिन वो एक शख्स जो है वो चाहता है कि इस मुल्क में कभी इस मुल्क के हालात स्टेबल ना हो, इस मुल्क में हमेशा अनार्की रहे। वो जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट को, गवर्नमेंट को, जुडिशरी को टारगेट करता है, या उसके लोग सोशल मीडिया पे टारगेट करते हैं, या उसके जो बाहर से हैंडलर्स हैं जो उसका एक्स अकाउंट भी हैंडल कर रहे हैं, वो जिस किस्म की स्टेटमेंट्स हैं, वो तो लगता है कि वो चाहता ही नहीं कि इस मुल्क के कभी हालात बेहतर हो। सही। मोहसिन साहब, अगर पीटीआई की स्ट्रेटजी की बात करें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के लाहौर के दौरे के पीछे आप क्या वजह समझते हैं? क्या तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट का जो मोमेंटम बनाने में लग रहा है कि कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है? ये भी बताइएगा कि इस दौरे को लेकर आपकी नज़र में पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल ठीक रहा है? देखिए जी, इस वक्त तो जो वो लोग पीटीआई वाले सोच रहे हैं कि वो कुछ शायद ऐसा मोमेंटम या ऐसी तहरीक या ऐसी कोई मूवमेंट चलाने में कामयाब हो जिससे गवर्नमेंट अंडर प्रेशर आए, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो या किसी और प्रोविंस की गवर्नमेंट हो। मेरा ख्याल में पीटीआई इस वक्त और लोग, पब्लिक का जो मूड है वो इस वक्त बाहर सड़कों पे आना या कोई किसी तहरीक का हिस्सा बनना मेरा ख्याल में मुश्किल होगा। जहां तक फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट का तल्लक है, नेचुरली जो भी हुकूमत में होता है वो फोर्स से इनको रोकने की कोशिश करेंगे और वो इनको कभी ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो कोई मूवमेंट ऐसी जिससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी बने। और देखिए ना, 26 नवंबर को जिस तरीके से ब्लू एरिया में लॉ एनफोर्समेंट के लोग भी मारे गए और कारकुन भी शहीद हुए, तो ये दोनों सूरतों में नुकसानदेह है। कभी भी अमन व आमना का खतरा जो है वो हुकूमतें नहीं लेती, तो वो चाहेंगे कि इसको प्रीएम्प्ट करके ये मूवमेंट ना चलने दी जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ के पास भी इस वक्त कोई जोर नहीं है, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है इस वक्त कि वो कोई बड़ी मूव कर सके अगेंस्ट द गवर्नमेंट। दुरुस्त फरमाया आपने। और अवाम जो है वो अब सड़कों पर आने के मूड में नहीं है और तहरीक इंसाफ की सेम पॉलिसी हम देख रहे हैं बरसों से, यही है कि सड़कों पर आकर एहतजाज करो, अपने मुतालिबात मनवाओ। और अगर ये सब चीज़ें होनी होती तो वो पहले ही हो जाती, लेकिन इस पॉलिसी से अब आई थिंक कि कोई पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है। और वफाहमत की, जैसे कि बिलावल भुट्टो भी बात कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैठकर मुज़ाकरात करने की ही ज़रूरत है, तो ही सियासी इस्तेहकाम। और मुज़ाकरात की जो ऑफ़र की जाती है उसमें भी संजीदगी जो है वो दिखाई जानी चाहिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी हो कि जनाब आप ऐसे नहीं करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। आप बैठकर जनाब किसी कमरे में उसके TORs तय कर लें, बजाय कि आप जनाब मीडिया पर आएँ या कहीं और जाकर आप सिर्फ बयान की हद तक रहें और किसी भी किस्म की जनाब बातचीत ना हो।
मुफाहमत ना हो और मामलात आगे ना बढ़ें, बल्कि अब वहीं पे खड़े रहें। तो जनाब, प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और सोशल मीडिया के इस दौर में टैलेंट को पहचान मिलने में वक्त नहीं लगता, बस आवाज़ में सच्चाई और जज्बा होना चाहिए। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान गुलकार यंग टैलेंट अयान अजीम ने अपनी खूबसूरत आवाज़ और मुनफरिद अंदाज से इंटरनेट पर जी धूम मचा दी। और हावी के गाने हों या अपनी आवाज़ का जादू हो, अयान अजीम कम वक्त में एक बड़ी पहचान बन चुके हैं। तो आज सुनो पाकिस्तान में हम जानेंगे कि उनके सफ़र, मेहनत और मुस्तकबिल के ख्वाब क्या हैं। सब मौजूद हैं नौजवान टैलेंट अयान अजीम। अयान, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतना ज़बरदस्त आप गा रहे हैं, इतना लोगों का आप प्यार समेट रहे हैं, व्यूज़ समेट रहे हैं, लाइक समेट रहे हैं, ये मौसीकी का शौक़ कब और कैसे आपको पैदा हुआ, आगाज़ कैसे हुआ आपका? इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई कि बचपन में हमने बहुत गाने सुने आतिफ असलम के। एट द एज ऑफ 10 गाने सुने हमने, आतिफ असलम के बहुत सुने, कोक स्टूडियो के बहुत सारे गाने सुने, तो उधर से शौक डेवलप होना शुरू हुआ हमारा। सही। अच्छा यार, माशाल्लाह से आप लग तो बहुत ही छोटे से रहे हैं, आपकी एज भी बता दें। इतनी कम एज में इतना ज़बरदस्त गा कैसे लेते हैं? एज 19 है, लगती छोटी है लेकिन अच्छा नहीं, आप तो किसी स्कूल के बच्चे लगे। बहुत ज़बरदस्त बात है। अच्छा अयान, ये बताइएगा, क्या कोई मखसूस म्यूज़िक या क्लासिकल कोई तरबियत आपने ली है? नहीं, अभी तक तो नहीं ली, बस सुन के जो सीखा है वो वही है। वाह वाह, जो सुन के सीखा है। तो फिर अब हम वक्त ज़ाया नहीं करते, कुछ सुन ही लेते हैं आपसे, फिर बातें तो होती रहेंगी। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना, हाँ दिल का बेझिझक आके मिलो, हमसे मिलाओ आंखें, बेझिझक आके मिलो, हमसे मिलाओ आंखें, आओ हम तुम को सिखाते हैं मिलाना, हाँ दिल का उनके अंदाज। बहुत ज़बरदस्त अयान, बहुत ज़बरदस्त है जो आपने कहा ना, बेझिझक आकर मिलो। हमें ये बताएं कि आपको जो सोशल मीडिया पर फेम मिला है, जो शोहरत मिली है, ये आपको किस तरह से अचानक मिल गई? कौन सा आपका गाना जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, या आप समझते हैं आपका अंदाज़ लोगों को बड़ा पसंद आया? मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना स्टाइल चेंज किया। पहले तो मैं सिंपली थोड़ा सा करके कैजुअल नहीं बनाता था। अच्छा। फिर मैंने अपना थोड़ा सा स्टाइल चेंज किया, थोड़ा सा वीडियो के अंदर थोड़ा सा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, लोगों को एंगेज करने की कोशिश की, तो उससे फिर थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगा। उसके बाद हावी के सॉन्ग्स काफ़ी कवर किए, मैशअप्स वगैरह काफ़ी बनाए, तो उधर से फिर लोगों को पता चला, उधर से फिर हुआ स्टार्ट। सही। अयान, बेस्ट ऑफ लक। बहुत ज़बरदस्त आप की आवाज़ है, और ऐसे ही जी दाद समेटते रहें और बहुत कामयाबियाँ आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं लेते हैं, सिंगिंग की कोई तरबियत भी नहीं होती है, फिर भी अगर वो अच्छा गा रहे हैं तो इंटरनेट ने जी, सोशल मीडिया ने ये बहुत ज़बरदस्त पहचान दी है ऐसे टैलेंट को जो उभर कर सामने भी आता है, और फिर उसकी जी वाहवाही भी बहुत ज़्यादा, फिर आगे चलकर ये पॉलिश भी हो जाते हैं। और अभी से जनाब, जब लोगों की इतनी अप्रिसिएशन मिलती है तो फिर उनमें भी एक शौक पैदा होता है, तड़प पैदा होती है कि वो भी किसी स्पेसिफिक जॉनरा में जाएं, उसको अपनाएं। ये ट्रेंड जो है वो हावी ने सेट किया था इस सॉन्ग का, और उसके बाद से फिर इतने हावी माशाल्लाह से हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री में आ रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, खुशाइन बात है। और मज़ीद टैलेंट इस तरह का आएगा। खुशाइन खबर भी शेयर कर दें, अच्छी खबर। यस, बहुत ही, वो तो अच्छा, वैसे ये तो बहुत ही खुशाइंद खबर है ना, काश मेरे पैसे होते। नाज़रीन, रेलवे पुलिस ने ईमानदारी की एक शानदार मिसाल जो है वो कायम की है। मुसाफिर के 38 लाख रुपए वापस कर दिए, और ये वाक़या 26 दिसंबर को पेश आया जब मुसाफिर मोहसिन मुश्ताक पाकिस्तान एक्सप्रेस के ज़रिए कराची से टोबा टिकसिंग जा रहे थे।
तो पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक जी ट्रेन जब हैदराबाद स्टेशन पहुंची तो मुसाफिर किसी ज़ाती काम के बाइस वहां उतरे और उसी दौरान ट्रेन जो है वो रवाना हो गई और मुसाफिर का सामान जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं वो तकरीबन जी 38 लाख रुपए नकदी जो थी वो मौजूद थी वहाँ और वो ट्रेन में ही रह गई। और दौरान ड्यूटी रेलवे पुलिस के कांस्टेबल राव शरीफ को ये बैग मिला जिन्होंने कमाल शराफत का मुजाहिरा किया और उन्होंने फौरी तौर पर महफूज तहवील में जनाब सामान को लिया और इस दौरान मुसाफिर मोहसिन मुश्ताक रेलवे थाने पहुंचा और अपने गुमशुदा सामान के बारे में उसने इत्तला दी। बाद मुसाफिर कुराकोरम एक्सप्रेस के जरिए रोड़ी पहुंचा जहां पर रेलवे के हेल्प सेंटर पर सब इंस्पेक्टर की मौजूदगी में मुसाफिर ने अपना सामान शनाख्त किया, मुकम्मल गिनती और तस्दीक की और उसके बाद जनाब 38 लाख रुपए नकदी समेत बैग मुसाफिर के हवाले कर दिया गया। रेलवे पुलिस के इस इकदाम को अवामी हलकों की जानिब से बहुत ज़्यादा किया जा रहा है जो कि इदारों में एतमाद बहाल करने की एक रोशन मिसाल है और ईमानदारी की भी बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। 38 लाख सामने और ईमानदारी दिखाना, वाह वही अप्रिशिएटेड भाई। बिल्कुल जी, दाद देना तो बनता है। अब जनाब आपको बता दें कि पाकिस्तान ने आलमी सिफारतकारी में एक अहम संग मील अबूर करते हुए वाइट हाउस को अपना हमनवा बनाने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। माहिरीन के मुताबिक इस पेशरफ्त की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब पाकिस्तान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमले के मरकजी मुलजिम मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार करके अमरीका के हवाले किया, जिसे वाशिंगटन में गैर मामूली अहमियत दी गई। इसी पेशरफ्त के बाद सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब में पाकिस्तान का खुलकर शुक्रिया अदा किया और इसे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत और फैसला कुन मोड़ करार दिया। पाकिस्तान ने नोबेल अमन इनाम के लिए सदर ट्रंप की नामजदगी और कश्मीर बहरान के दौरान सिफारती रास्ता इख्तियार करके आलमी सतह पर मौसर मौक़िफ़ भी पेश किया जी। और इसी दौरान पाकिस्तान ने वाशिंगटन में मौसर लॉबिंग के ज़रिए आला अमरीकी हलकों से रवाबत मजबूत किए, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के वाइट हाउस दौरे को भी गैर मामूली अहमियत दी गई और पाकिस्तान ने ख़ुद को मशरक़ वस्ती में काबिल एतमाद शराकतदार के तौर पर मनवाया, जिसकी बुनियाद खलीजी ममालिक और सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। और माहिरीन के मुताबिक अमरीका के साथ $6 ट्रिलियन मालियत के मादनी वसाइल के मुआहदे ने पाकिस्तान की आलमी स्ट्रेटेजिक और मुआशी अहमियत में इजाफा किया है। ताहम मुआशी इस्तेहकाम और इलाकाई अमन का तसलसल आइंदा जो है दिनों में अहम चलेगा, लेकिन ये है कि हर कोई पाकिस्तान का मोतरफ हो रहा है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं आजकल। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान बड़ा कमाल से एक तवाज़ुन जो है, एक बैलेंस जो है वो कायम रखे हुए है, चीन के दरमियान भी, अमरीका के दरमियान भी। अभी आपको बता दें कि जनाब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी से इस्लामाबाद में बगैर एम टैग गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी होगी। यह फैसला शहर में शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कैपिटल को स्मार्ट सिटी बनाने के इक़दाम के तहत किया गया है। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के सेफ सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया और काम को तेज रफ्तार करने की जनाब हिदायत भी दी। उन्होंने वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद सेफ सिटी को मुकम्मल तौर पर स्मार्ट सिटी बनाने का जामे प्लान भी मांग लिया है। और इजलास और दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने डिजिटल वॉल और कंट्रोल रूम में जदीद सिक्योरिटी और निगरानी के निज़ाम का मुआयना किया, जिसमें स्पेशल चाइनीज़ डेस्क पर सिक्योरिटी सर्वेलेंस का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने शहर की अमन आमा की तैयारियों का जो है वो ख़ुद मुशाहिदा किया और बहुत उन्हें सराहा भी। तो होपफुली ये बहुत अच्छा इकदाम होगा और इस पर अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो आवाम के लिए भी सहूलत है, सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल। और फिर आवाम जो कहती है कि जनाब बहुत सारे नाके हैं और इस तरह के मसाइल हैं, तो वो फिर उन्हें इस तरह के मसाइल का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बस कैमरे जो हैं वो आपको देख रहे होंगे, निगरानी हो रही होगी, एम टैग से आपकी शनाख्त भी हो रही होगी, आपकी गाड़ी का भी जनाब पता चल रहा होगा। तो प्रोग्राम में वक्त हो गया ब्रेक का, ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और सर्दियों का मौसम ना सिर्फ सर्द हवा बल्कि दिल के लिए भी एक चैलेंज बन सकता है। इस मौसम में दिल के दौरे की शरह जो है वो बढ़ जाती है और ये सिर्फ बुजुर्गों तक महदूद नहीं है बल्कि 40 से कम उम्र अफराद में भी हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि दिल के खतरात आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं और कौन सी आदत नौजवानों के लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में कौन सी छोटी तब्दीलियाँ दिल की हिफाजत में मौसर साबित हो सकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एजाज खरल साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब हमें ये बता दें सबसे पहले कि सर्दियों में दिल के दौरे की शरह आखिर बढ़ क्यों जाती है।
बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से ये मौसम के तनासुब से एक बड़ा अहम क्वेश्चन भी है और एक अवामी फलाह के लिए और उनकी अवेयरनेस के लिहाज से भी एक अहम टॉपिक है। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि सर्दियों के दिनों में जो दिल के अटैक हैं या वो लोग जो दिल की मर्ज़ में पहले से मुब्तला हैं उनके हार्ट के फेल होने के चांसेस या उनको री अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर इसकी रीज़न को देखा जाए, जांचा जाए, तो ये मेन फैक्टर जो एक बड़ा सीधा सादा सा है कि जब एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोजर होता है किसी भी बंदे का, वो ड्यू टू आप बाहर ठंडी हवा में चले जाएं, आप बाइक पे सफ़र कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ठंडी हवा पड़ रही है, या सम टाइम लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं कि वो बाथ लेने गए हैं और ठंडा पानी यूज़ कर लिया। सम टाइम अर्ली मॉर्निंग फजर के वक्त बुजुर्ग उठते हैं तो वो ठंडे पानी से वज़ू कर लेते हैं, तो उनको अटैक होता है या सम टाइम उनका दिल फेल हो जाता है ऑल एंड सडन। तो एक्चुअली प्रोसेस ये होता है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड या टेम्परेचर होता है ठंड वाला, तो बॉडी की तमाम एनर्जी रिजर्व होनी होती है, तो वेसल स्क्वीज होती है या जिसको हम कह सकते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है मेडिकल टर्म में। तो उसके रिस्पॉन्स में फिर हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और ऑलरेडी अगर वीक हार्ट है या जिसमें दिल का मसला है तो वो फिर फेलियर में चला जाता है या फिर अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमारे सेगमेंट में भी यही था कि गर्म पानी से नहाने का हम जो जिक्र कर रहे थे, तो सर्दियों में मामूली तौर पर हम देखें तो अमूमी तौर पर तो हमें गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए शावर। बिल्कुल, जो हॉट या उसको हम नॉर्मल टेम्परेचर वाला भी अगर पानी इस्तेमाल कर लें तो वो बेटर है। उसका एक तो सूदिंग इफेक्ट है बॉडी पे भी, स्किन पे भी, और जब एक्सट्रीम कोल्ड है और ऑलरेडी बॉडी जो इस मोड पे गई होती है कि एनर्जी को रिजर्व करे, तो जब आप ठंडा पानी लेते हैं तो वेसल और स्क्वीज होती हैं, तो उससे बंदे को फिजिकली ठंड तो लगी नहीं लेकिन दिल के मसाइल और बाकी मामला भी खराब होते हैं। ये तो क्लैरिटी आ गई इसमें। सर ये बताइएगा कि 40 साल से कम उम्र अफराद में हार्ट अटैक के बढ़ते हुए रुझानात जो हैं ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, इसकी क्या वजूहात? बिल्कुल, इसमें अगर साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए तो उसमें ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया और ये एक अलमिया भी है, मैं समझता हूँ एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। वजूहात की अगर बात करें तो जो अपेरेंटली चीज़ें नज़र आती है, जो हमारा लाइफस्टाइल बड़ा रैपिडली चेंज हुआ है ओवर द लास्ट डेकेड, उसमें जो एक तो आपकी लाइफस्टाइल में से एक्टिविटी आउट हो गई है ना, फिज़िकल एक्टिविटी, फिज़िकल गेम्स, इन तमाम चीज़ों का हम देखते हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत कम हम देखने को मिलती हैं। हमारे पास गैजेट्स आ गए हैं, लोग घर में बैठे हुए हैं, मोबाइल है, स्क्रीन्स हैं, उनकी तरफ ज़्यादा माइल हैं एज़ कम्पेयर टू के आउटडोर गेम्स करें या कोई फिज़िकली अपने आप को इंगेज रखें। सेकंड चीज़ जो मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी डाइट में बड़ा चेंज आया है। एक नेचुरल और ऑर्गेनिक चेंज जो फूड थी उससे हम स्विच हुए हैं फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ, और इसके साथ साथ फिर सिगरेट नोशी और बाकी जो चीज़ें हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया। इन तमाम चीज़ों ने ये चीज़ें एग्रेवेट की हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं समझता हूँ कि स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में बड़ा हो गया। लोगों का स्लीप पैटर्न बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लोग स्ट्रेस अप हैं, पूरी नींद नहीं होती, पीसफुल स्लीप नहीं होती। ये सारे फैक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं दिल के मसाइल को बढ़ाने में। इससे क्लॉट बनने की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से यंग लोग अक्सर अटैक के साथ आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एपोलिपोप्रोटीन बी ये क्या है, इसका लेवल कितना होना चाहिए और ये दिल की सेहत के लिए कितना हम समझा जाता है? मेरे ख्याल से ये एक एडवांस चीज़ आप लोगों ने रख ली है, लेकिन दुनिया अब इस पे जा रही है। हम तो अभी शायद बेसिक्स, ये कोलेस्ट्रॉल का एक पार्टिकल है। अच्छा। कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, उनमें से एक ये पार्टिकल है। तो जिसको इब्तदाई तौर पे हम अक्सर ये देखते हैं कि डॉक्टर साहब जी कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ना करा लें, तो कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल होता है लेकिन ये ख़राब होता है, ये इसके लेवल्स बॉडी में बढ़े हुए। अच्छा। तो ये वो एक फैक्टर है जो कि आने वाले दिनों में दिल की अटैक या दिल की शरियानों में ब्लॉकेज की एक बड़ी वजह है। तो इसको आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेशनली या जो कुछ हमारे एडवांस कंट्रीज हैं वो तो इसी मार्कर को ही पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि इस बंदे में दिल के मसाइल पैदा होने का खदशा ज़्यादा है। तो बशर्ते के लिपिड प्रोफाइल भी एक फैक्टर है, लेकिन लिपिड प्रोफाइल अगर नॉर्मल भी हैं तो अगर ये फैक्टर बढ़ रहा है तो इट मीन्स के वो पर्सन, वो शख्सियत प्रोन है दिल के मसाइल की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो लिपोप्रोटीन ए है, ये साउथ एशिया के अंदर जो लोग बसते हैं इनके अंदर ही क्यों ज़्यादा पाया जाता है और इसका ख़तरे से क्या ताल्लुक? बिल्कुल, ये जो चीज़ है, हम एशिया की बात करते हैं तो उसमें कुछ जेनेटिक्स वेरिएशन भी हुई हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, और इसी वजह से डायबिटीज़ की रेशो पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स का जो मामला है,
कुछ हार्मोनल वेरिएशन होती है। ये प्रोटीन्स, ये जो लिपोप्रोटीन है, ये जो हमारे कोलेस्ट्रॉल हैं उनके बनने के एक प्रोसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो उसकी लिवर से या जिगर से उसकी सिंथेसिस है उसको ये तेज़ करती हैं। अगर इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा बनता है। तो एक्चुअली ये कुछ कह लें जेनेटिक्स वेरिएशन है जो कि एनवायरमेंटल भी हो सकती है या इस खित्ते की एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गई है कि हमारे इलाके में या हमारे इस एरिया में दुनिया के ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, HbA1c अगर हम देखें उसका लेवल अगर बढ़ रहा हो तो वो कितना कनेक्टेड है दिल के दौरे के लिए? ऐसे ही कितना खतरा हमने बात की कि ये जो हमारा एशिया का इलाका है दुनिया में, इसमें ये दो चीज़ें बड़ी बढ़ रही हैं, शुगर के मसाइल और डेफिनेटली शुगर को मेजर करने का जो एक टूल है या एक ब्लड टेस्ट है उसको HbA1c कहते हैं, जो कि एक बेस्ट या बेटर प्रिडिक्टर है कि आपकी डायबिटीज़ के क्या लेवल्स हैं, वो कंट्रोल है नहीं है या पैदा हो रही है या नहीं हो रही जी। तो इसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी ज़रूर है। अगर लेवल्स एक 9 का हम कट ऑफ लेते हैं, अगर 9 से ऊपर है तो इट मीन्स कि उस बंदे की एक तो शुगर कंट्रोल नहीं है और फिर उसकी कॉम्प्लिकेशन भी आने वाली है। तो वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं लेकिन उनको अभी दिल का कोई भी मर्ज लाहिक नहीं है तो वो मोहतात हो जाएं और इसके लेवल्स को 7 या बिलो 7 लेके आएं, फिर उनके चांसेस हैं कि उनको कॉम्प्लिकेशन गुर्दे के मसाइल या दिल के मसाइल नहीं होंगे। अदरवाइज फिर ज़्यादा रिस्क है कि उनको आने वाले दिनों में दिल और गुर्दे जरूर। डॉक्टर साहब ये बड़ी आपने अहम हिदायत दी हैं। हम मज़ीद यही जानना चाहेंगे कि जो लोग अर्ली स्टेज पे हैं या कोई इस तरह की चीज़ें उनके अंदर मौजूद हैं तो दिल के दौरे की फौरी तौर पर अगर देखना हो उन्होंने और आइडेंटिफाई करना हो, डायग्नोस करना हो कि कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जो कि आपकी बॉडी इंडिकेट कर रही होती है, आपको बता रही होती है? सिम्टम्स में देखें, सबसे पहले हम दर्द का अक्सर कहते हैं, कोई एक टिपिकल कार्डिक पेन जो सीने में दर्द होता है वो तो हर बंदे में इंडिविजुअल में नहीं होता। उससे पहले जो अर्ली सिम्टम्स आती है उसमें सांस का फूलना है। और सांस का फूलना भी ऐसे है कि आप नेचुरल जो रूटीन की एक्टिविटी है, नॉर्मल घर में चलना फिरना, 1 फ्लोर स्टेयर्स चढ़ के जा रहे हैं और बंदा ऊपर स्टेयर्स जाने तक ही ऐसे कहता है जैसे मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल रहा है, थोड़ा सा चल के भी तो लोगों ये को अर्ली सिम्टम्स हैं। फिर उसके साथ साथ कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन है, कुछ फैमिली हिस्ट्री में होता है कि यंग एज में दिल के मसाइल हो रहे हैं या शुगर हो गई है अर्ली एज में, तो उन लोगों को अगर ये अलामत है तो फिर इसका फौरी सद्देबाब करें, चेकअप करवाएं। उसके लिए कुछ टेस्ट्स हैं, जिस तरह हमने ये कोलेस्ट्रॉल्स की बात की, HbA1c की बात की, इसके साथ साथ ETT एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो किसी हद तक इसको पिक करता है, या फिर अब मजीद मोडेलिटीज़ ऐड हो गई हैं, CT एंजियोग्राफी होता है, उस पर हम पिक कर सकते हैं जी। तो उन डॉक्टर साहब ये एक चीज़ में ज़रा और वाज़े कर दीजिएगा कि जिनको बहुत ज़्यादा सांस चढ़ता है और आजकल हर तीसरे चौथे शख्स को हम देख रहे होते हैं कि ये मसले हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आई या थोड़ा सा भी वॉक करे तो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास उसे जाना चाहिए, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, या कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, ECG करवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, चीज़ें ओवरलैप बहुत करती हैं। डेफिनेटली जब सांस ख़राब होता है तो पहली इंडिकेशन ये है कि शायद छाती ख़राब है और आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन मेजॉरिटी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं चेस्ट बिल्कुल क्लियर होती है, कोई छाती ख़राब नहीं है, कोई नमूनिया नहीं है, कोई TB के असरात नहीं है, या इवन बंदा स्मोकर भी नहीं है, तो फिर सांस क्यों इतना फूल रहा है? तीसरा एक फैक्टर जो कि हो सकता है खून की कमी है, जो कि हमारी फीमेल पॉपुलेशन में बहुत कॉमन है। हम पहले उन चीज़ों को तो रूल आउट कर लेते हैं कि कोई ऐसी रिवर्सिबल कॉज तो नहीं है कि खून कम है तो उससे सांस फूलेगा, उसको ठीक कर लें। उसके बाद भी अगर फूल रहा है तो फिर उसमें एक कार्डिक हम उसको सिम्टम जरूर लेते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है। और अगर एक प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाके ये कंप्लेंट आएगी तो वो उसको बातों से ही जज कर लेगा कि ये कार्डियक है या नॉन कार्डियक लग रही है। और ऐसा भी हो सकता है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जब थोड़ी सी भी हरकत करते हैं तो भी सांस फूलना, ये एक बॉडी की एक्लिमेटाइजेशन तो है कि आप एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल में और आप पहले दिन ही आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज हैवी कर लेंगे तो फिर तो सांस फूलेगा, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप स्लोली उसको अपग्रेड करें। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग हैं वो अपनी रूटीन की एक्टिविटी में भी उनको लग रहा होता है कि उनके लिए मुश्किल हो रही है। सही। तो उस सूरत में जरूर उनको... अच्छा, तभी डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि सर्दियों में खास तौर पे देखें अक्सर ऐसा होता है लोग सोते हैं और रात में सोते सोते उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो क्योंकि बंद कमरे होते हैं, हीटर का इस्तेमाल भी सर्दियों में ज़्यादा होता है, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं? सर्दियों में ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि हम मोस्टली जो हीटर यूज़ कर रहे होते हैं ना, खासकर वो जो फ्लेम वाले हैं, उसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। ऑक्सीजन कंज्यूम होने से रूम का अगर खिड़कियां सब कुछ विंडोज बंद है, कोई और सोर्स नहीं है, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन बॉडी को चाहिए,
और वो लोग जो ऑलरेडी प्रोन हैं या जिनको कार्डिक इशू है या उनके फेफड़े के इश्यूज हैं, तो जब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हैं और वो नॉर्मल रूम एयर पे भी उनके लिए ऑक्सीजन के लेवल्स कम है, तो वो फिर उनको रिस्क बढ़ जाता है। सही। वो फिर अटैक या ये चीज़ें, सांस के मसाइल और दिल का फेल होना, ये अच्छा डेफिनेटली डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जिन लोगों को ये सांस चढ़ जाता है या फिर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा उनकी तेज़ हो जाती है, कोई एक्टिविटी करने की आदत नहीं है लेकिन जब वो करते हैं तो फिर इस तरह से होता है, तो क्या असर तरीक़ेकार है? क्या जो फिर उनकी इंडिकेशंस हैं, क्या वो अगर वो अपनी एक्सरसाइज करना शुरू कर दें रेगुलरली, ऐड कर लें, लाइफस्टाइल चेंज कर लें, वो बेहतर हो सकती है, या फिर ये कोई डॉक्टर ही है जो कि मेडिसिन के ज़रिए, या फिर और कोई तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे इसमें? आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मोस्टली हम जो एथलीट्स का हार्ट रेट एज़ कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन देखें तो वो बेस लाइन अगर हम बैठे हुए हैं एक रेस्ट पे तो उनका आम बंदे से कम होता है। रीज़न कि उनकी बॉडी यूज टू हुई होती है, जब वो स्ट्रेस में, एक्सरसाइज में या अपनी किसी भी गेम में जाते हैं तो उस वक्त हार्ट रेट अचीव होता है, लेकिन उनका रेस्टिंग हार्ट रेट बिलो 60-50s में रहता है। अच्छा, तो इसलिए ये एक अहम पैरामीटर है, टूल है कि आप अपना रूटीन में हाई हार्ट रेट रह रहा है और अक्सर लोग पैल्पिटेशन की कंप्लेंट करते हैं तो उनको हम ये बताते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज में आ जाओ, सही, आपका ये बेस लाइन जो हार्ट रेट, रेस्टिंग हार्ट रेट है, ये नॉर्मल होना शुरू या नॉर्मल से नीचे आना शुरू हो जाए। ओके, तो विदाउट मेडिकेशन भी बहुत सारी चीजें सोल्यूशन होता है, लेकिन हम शायद उसको अडहेयर नहीं करना चाहते, उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहते, अपने आप को रिलेक्टेंट है, लाइफ स्टाइल बिजी है, स्केड्यूल ऐसा, लेकिन अगर किया जाए तो दवाइयों के अलावा भी हल है। हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एजाज साहब आपके वक्त का। जी, अगर आप इस तरह के मसाइल से बचना चाहते हैं तो ऑब्वियसली डाइट का बहुत ख्याल रखना है, अपना लाइफस्टाइल बेहतर करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो इस तरह की जो और मेरे ख्याल ये ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है, बजाय आप जनाब मेडिसिन पे लग जाएं, डेली आप इतनी मेडिसिन की डोजेस लें, वो आपको और भी साइड इफेक्ट कर रही हो, तो फैसला आपके हाथ में है। नाजरीन, कराची से आपको खबर देते हैं जहाँ पर यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ तौहीन मजहब के मुकदमे की समाअत के दौरान सिटी कोर्ट में हंगामा राई का वाक़या पेश आया। रजब भट्ट बुरी जमानत में तौसी के लिए अदालत पहुंचे थे, जहां पर वकला के दरमियान तल्ख कलामी के बाद तशद्दुद का वाक़या पेश आ गया और इसी दौरान रजब भट्ट की शर्ट भी फट गई, जबकि उनके वकला ने बीच बचाव करवाया और जनाब सूरत हाल वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल नजर आई जी। और ये फुटेज भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं। मामला क्या है, ब्यूरो चीफ सिंध शोएब बरनी से जान लेते हैं। शोएब, बताइएगा हंगामा राई क्यों हुई, क्या वजह बनी, क्या मामला ये? जी देखिए, आज सिटी कोर्ट में पेशी थी यूट्यूबर रजब भट्ट के खिलाफ। कराची के हैदरी पुलिस स्टेशन में ये FIR दर्ज है, जहां पे खिलाफ तौहीन मजहब का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज है। तो उसी सिलसिले में ये अपने वकला के साथ सिटी कोर्ट आए थे, लेकिन वहां पे ये देखा कि इनके मुखालिफ वकला भी मौजूद थे, जिनका ये कहना था कि इन्होंने जो माजी में वकला के हवाले से बातचीत करी है वो वकला के लिए काबिल कबूल नहीं है। तो रजब भट्ट के वकला ने भी बीच बचाव की कोशिश करी, वहाँ पे जो हंगामा राई होती रही। कुछ वकला ऐसे थे जो इनके साथ तस्वीर भी बनाना चाहते थे, उस दौरान हमने देखा कि इनके कपड़ों को भी खींचतान की जाती रही। साथ साथ जब ये रजब भट्ट वहाँ मौजूद थे तो इस मुकदमे में बुरी जमानत के लिए उनको, क्योंकि अदालत में आज पेश होना पड़ा था, तो उसके बाद रजब भट्ट से ये वादा भी लिया गया है कि अब वो आइंदा ऐसी किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे। मुलजिम के वकील का ये कहना है, जबकि उन्होंने ये भी बताया कि अदालत की जानिब से रजब भट्ट की जो बुरी जमानत थी उसमें 13 जनवरी तक की तौसी कर दी गई है और आइंदा समाअत पे उनको हिदायत की गई है कि इस तरह का कोई वाकया अदालत के अंदर पेश ना आए। तो इस सिलसिले में उनसे वादा लिया गया है कि अब जब 13 जनवरी को वो समाअत के लिए पेश होंगे तो उस दिन कोई इस तरह का वाकया अदालत की हुदूद में पेश ना आए जो कि तौहीन के जुमरे में आता हो। जी। अच्छा शोएब, ये बताइएगा कि ये किस किस्म की कराची में मेज़बानी हुई है? मतलब इस्लामाबाद में अगर हम देखें तो जनाब हाई कोर्ट तक एक्सेस दी गई, अंदर वो अपनी गाड़ी लेकर जाते रहे प्रोटोकॉल के साथ, लेकिन यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उलट है, बिल्कुल ही बरअक्स है उसके। जी देखिए, ये तो इनके जो लॉयर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने क्लाइंट को किस तरह का किस कोर्ट में प्रोटोकॉल दिलवाते हैं। पाकिस्तान में अदालतों में प्रोटोकॉल मिलना कोई नई बात तो नहीं है कि गरीब के लिए कानून अलग है और अमीर के लिए कानून अलग है और पैसा बोलता है। तो अदालतों के दरवाजे, अदालतों में भी जब मुल्ज़िमान पेश होते हैं तो हमने देखा है कि ये बिल्कुल तफरीक नजर आती है। जहाँ पे गरीब आदमी, एक आम आदमी जिस तरह से पेश होता है और एक अमीर आदमी जिस तरह से पेश आता है, तो उसमें वाज़े दो फर्क नजर आते हैं। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है, इनके बड़े महंगे वकील हैं, जब आप अच्छा महंगा वकील करते हैं फर्क तो नजर आता है, लेकिन ये हमेशा कंट्रोवर्सी का हिस्सा क्यों बन जाते हैं? इस्लामाबाद जाते हैं तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये सांस भी लेते तो कंट्रोवर्सी हो जाती है, ये बनाई जाती है, ये क्या होता है? इनसे जुड़ी हुई है कंट्रोवर्सी और हमेशा इन्होंने सुर्खियों में ही रहना है, ये क्या माजरा है?
देखें, सोशल मीडिया के जो स्टार्स होते हैं वो इस तरह की कंट्रोवर्सीज लाजमी क्रिएट भी करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि बनती रहे ताकि उनका कंटेंट बिकता रहे और उनको मीडिया में सोशल मीडिया से जब उनकी खबर निकल के वायरल होती है तो फिर वो टीवी चैनल्स तक जाती है। और उसके अलावा जो इनके अपने पेजेस होते हैं, जो इनके फैन फॉलोइंग होती है, वो भी कुछ ना कुछ नया देखने के लिए टीवी पे और इनके सोशल मीडिया पे देखना चाहती है। तो ऐसे में ये जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि इस तरह की कुछ ना कुछ अपडेट निकलती रहे जो कि सनसनी से खबर बने और फिर उसको फॉलो किया जाए और उस पर मिलियन मिलियन व्यूज आए। तो ये मामला भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह के कोर्ट में आज मामला हुआ तो वहाँ तो हंगामा हराई जैसी कैफियत तैयारी हो गई थी, सिचुएशन बन गई थी और उसके बाद उसको सूरत हाल को फिर काबू किया गया। लेकिन इन्होंने क्योंकि वादा कर लिया है कि आइंदा पेशी अब जब इनकी होगी तो उसमें इस तरह का कोई मामला नहीं आएगा। इनके मुलजिम ने इस बात की गारंटी ली है और इनके जो मुलजिम के जो वकील हैं उन्होंने गारंटी ली है और उनका कहना है कि अब जब 13 जनवरी को समाअत होगी, क्योंकि अभी इनकी बूढ़ी जमानत में तौसीक की गई है, तो आइंदा इस तरह का ये जो बिल्कुल आइंदा समाअत होगी। लेकिन हम ये जो फुटेज देख सकते हैं उसमें रजब भट्ट की जो शर्ट है वो काफ़ी फटी हुई नजर आ रही है गले से। तो ये क्या वकला ने शौके सेल्फी में ये हाल कर दिया है या फिर तशद्दुद किया गया बाकायदा इनको? नहीं, देखें, कुछ वकला तो इनसे प्यार मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, इनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे, इनको प्यार करते हुए दिख रहे हैं और कुछ जो है इनको खींचातानी कर रहे थे। हो सकता है वो वकला भी यही चाह रहे हो कि ये उनके साथ रुक के कोई बात कर लें, कोई तस्वीर बनवा लें, लेकिन ये नहीं रुक पा रहे होंगे क्योंकि सिटी कोर्ट आपको पता है कराची का पुराने गुंजानाबाद इलाके में है, वहाँ पे जगह इतनी नहीं है। सुबह सुबह का ये समाअत का टाइम था तो उस वक्त भी, लेकिन जिस तरह से कुछ वकला का ये कहना था कि ये माजी में हमारे खिलाफ बात करता था तो इसलिए हम इससे नाला है। शुक्रिया शोएब बरनी, आप वाकई से हमें डिटेल में आगाह किया और यकीनन जो वकील हैं उन्होंने जी अब यकीन दहानी कराई है कि अगली समाअत में कुछ नहीं होगा। तो वी होप कि ऐसा ना हो, लेकिन हम देखते हैं जब ये निकलते हैं सड़कों पर आते हैं, बाहर निकलते तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो बन जाती है, मार पड़ी है, क्या हुआ है, ये तो आगे डिटेल्स आएंगे तो शेयर कर सकते, तो ही उसमें पता चलेगा और हम आपको आगाह रखेंगे। जनाब इजाज़त दीजिए, आज के लिए कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।